डेराइव करना क्या मतलब है? डेराइव्ड यूनिट जो इस फंडामेंटल पर डिपेंड हो, राइट? उसमें से अगर हम शुरुआत करेंगे तो कुछ कुछ चीजों का हिस्सा आप लोग जानते हो, कुछ कुछ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे नॉर्मल चीजों को अगर देखेंगे, अच्छा पहला डेराइव यूनिट क्या क्या आता है? जैसे हम लोग सबसे छोटा बात करते हैं तो आता है एरिया। क्या आता है? आप लोग एक काम करोगे, 3-4 कॉलम डेराइव करोगे। 4 कॉलम, कितने? 4। आप लोग 4 कॉलम बनाओ लंबा सा, ऐसे करके 4, टोटल 4 कॉलम बनाओगे। 1 2 3 4। उसमें से पहले कॉलम में आप लोग हेडिंग लोगे, ये लंबा जाएगा, ठीक है? ये कॉलम एकदम लंबा जाएगा, तो अगर आप पूरा फुल पेज लोगे तो और अच्छी बात है। इसमें सबसे पहला लिखना आप लोग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लोग बात करोगे? फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा हम लोग बात करेंगे उसका फॉर्मूला। और तीसरा बात करेंगे हम लोग उसकी यूनिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। और क्या बात करेंगे? और क्या बात करें? सिंबल। सिंबल कह सकते हैं, है ना? सिंबल के बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या है, सिंबल क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं डेराइव के अंदर में। डेराइव इसका अपना अस्तित्व नहीं है, ये हमेशा फंडामेंटल पे डिपेंडेंट रहेगी, ये बात हमको ध्यान रखना है। और सब कुछ का क्लास में याद करते चले जाना। सबसे पहले बात करेंगे एरिया। किसका? एरिया को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कम ऑन, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आगे बिल्कुल सही, फटाफट से लिखते चले जाओ। फिजिकल क्वांटिटी क्या नाम ले लिया हमने? एरिया। क्या लिया हमने? एरिया। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल ए भी कह सकते हैं, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा लिख लो, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब गौर करोगे तो लेंथ भी, लेंथ लंबाई ही है, अब ब्रेथ भी तो लंबाई ही एक तरह का, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों एक तरीके का लेंथ है, डिस्टेंस है। या सुनो, बस सही है। किसी भी लेंथ या डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमने किस यूनिट का चुनाव किया था? मीटर या तो सेंटीमीटर। क्योंकि यूनिट का भी हम लोगों ने 2 हिस्सा कर दिया, एक हमने कर दिया एसआई, एक हमने कर दिया सीजीएस, है कि नहीं? बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट। तो अब खुद सोच कर देखो कि लेंथ भी हमारे पास में, इसका जो फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, अब लेंथ भी हमारे पास में मीटर में आता है और ब्रेथ भी मीटर में, तो गुना होकर क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो फटाफट से बैठा सकते हैं, यानी कि एसआई यूनिट भी आ गया मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर आ गया, और सीजीएस आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नहीं? जैसा नो। अच्छा, सिंबल तुम डायरेक्ट इसी में डाल ही दे रहे, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम तो सिंबल इसी में डाल तो दे रहे हैं, इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं। वैकेंट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और लिख लेंगे उसमें, कुछ अगर अलग होगा तो वो डाल देंगे, ठीक है? अन्यथा एक काम कर लो आप लोग, अगर हो सकता है तो उसका डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना दो। नहीं, एरिया का डायग्राम कैसे? 2D डायग्राम होता है, डायग्राम बना लो, आपकी इच्छा। खाली छोड़ना खाली छोड़ दो, कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा तो वहां डाल देंगे। ओके, सुनो, ये हो गया एरिया, नंबर 1 एरिया हो गया। अच्छा, एरिया के बाद क्या आता है हमारे पास? वॉल्यूम। क्या आता है? किसी भी चीजों का अगर हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट आप लोग लिखोगे वॉल्यूम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयतन, कैपिटल वी इसका सिंबल है। ओके, वो जो सिंबल याद है ना, उसको ये उठा के लिख दिया, दोनों काम इसी में हो गया है। ओके, वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। वॉल्यूम को हम लोग आयतन कहते हैं। और अच्छे से जानते हैं कि अगर आयतन निकालना होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट आना चाहिए, आगे नहीं? ये तीनों आना चाहिए। और लेंथ भी एक लंबाई है, ब्रेथ भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी एक लंबाई है, यानी सबका सब डिस्टेंस है हमारे पास में। टोटल 3 डिस्टेंस है, और तीनों डिस्टेंस को हम लोग एसआई में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर में मापेंगे। हाँ या ना? यस या नो? चलो आ गया। आने के बाद में तीनों के बीच में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? एसआई में मिलेगा मीटर क्यूब, और सीजीएस में मिलेगा मुझे सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? तो यहां पर आ गया हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और एसआई यूनिट मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है? लाइन से थोड़ा सा देखते चले जा रही है, सारी फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ। इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े होंगे तो हम याद करो, हम इससे पहले कई तरह के का और भी हम कभी ना कभी ये सब चीजें लिए होंगे। जैसे हमने आपको कहा था कि मान लो ये आपके पास घर है, होम स्वीट होम, और ये आपके पास में स्कूल है। ओके, और घर से स्कूल जाने का आपके पास हमने कई सारा रास्ता दिया था, हाँ या ना? दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? तो हमने यहाँ पर 4 रास्ता दिया, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, रास्ता 4, रास्ता 5। इसमें से कौन सा रास्ता आपको जाना पसंद होगा? तो बोलेंगे सर रास्ता 3। क्यों रास्ता 3 को चूज किया आपने? आपने डायरेक्शन देखा, बोले सर ये मुझे जल्दी पहुंचा सकता है, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, डिस्टेंस बहुत ही कम है। यहाँ पर आप जा तो चारों रास्ते से, 5 रास्ते से आप जा सकते हो स्कूल तक, घर से स्कूल, लेकिन आपने सबसे छोटा रास्ता तय किया
इस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस सबसे छोटे रास्ते को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात आप लोग को पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस है। हिंदी में इसे विस्थापन कहते हैं, हिंदी में इसे विस्थापन कहते हैं। वेरी गुड, इतना समझ में आया? इसको विस्थापन बोलते हैं। दूसरी बात में, और जो बाकी का जो 5 मिल रहा है हमको देखने को, ये बाकी का जो 5 क्या है? बाकी का 5 डिस्टेंस है ना, यस नो? बाकी का 5 जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? हर विस्थापन एक दूरी कहला सकती है, लेकिन हर दूरी विस्थापन नहीं कहला सकती है। आतिफा, आपका ध्यान बोर्ड पर और सीखने में होना चाहिए, ना कि लाइन खींचने में होना चाहिए। ठीक है? यही सब चक्कर चला जाएगा, खत्म। फिर बोले सर समझ में नहीं आया, 20 से कपाल फाड़ा देंगे, देखना बदी। जब यहां सिखा बता रहे होंगे तो निकल जाएंगे, बस हो गया। यहाँ पर बहुत लोग को पता है ऑलरेडी, वापस रिपीट कर रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं। जिसको सीखना चाहिए, इसके लिए फर्स्ट टाइम है, उसको पता ही नहीं है कहाँ देखना है। समझ आया? तो मेरे पास यहाँ पर पांचों रास्ता है, पांचों रास्ता डिस्टेंस कहलाता है, पांचों रास्ता डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन कभी भी 2 पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ उसी को कहेंगे जो किसी 2 पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा दूरी है, सिर्फ उसी छोटे दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अन्यथा उन सबको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इन सबको, ये 4 को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, है ना? ये तो क्या हो गया बाकी? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो 3 भी है, डिस्टेंस 5 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सभी नहीं है। बस में आया? इसीलिए हम लोग कहते हैं विस्थापन, हर विस्थापन को दूरी कह सकते हैं, लेकिन हर दूरी विस्थापन नहीं कहलाएगी, क्योंकि विस्थापन वही कहलाएगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट वही कहलाएगी जो सबसे छोटा डिस्टेंस कवर होगा किसी 2 बिंदु के बीच में या किसी 2 पॉइंट के बीच में। दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्टेंस। ओके, 2 दिन गया, ये बात पता होना चाहिए, यस नो? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क हमको समझ में आ गया। बट ये हम बता रहे थे कि एक्चुअली डेराइव नहीं था, ये तो आपको बस ये फंडामेंटल का हिस्सा है। बस हमने लेंथ का ना तरीका बताया कि जो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट में जो लेंथ समझा था ना, लेंथ, उस लेंथ के अंदर में कई तरह के नाम है। उसी लेंथ को हम लोग बदल बदल कर बोलते हैं। जैसे उसी लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसी लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, उसी लेंथ को हम लोग, लेंथ भी हो तो लेंथ तो है वहां पर, उसको ब्रेथ हाइट भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग उस एक ही लेंथ को कह रहे हैं, बस चीज वही है, नाम बदल रहा है। ओके, सबका यूनिट भी तो सेम ही होगा फिर। तो अगर कोई कहेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, तो अब क्या कहोगे? मीटर या तो सेंटीमीटर, है ना? बहुत बड़ा यूनिट बोलोगे तो किलोमीटर ले लेना, अरे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। लेकिन हम और बात करेंगे अभी और क्या बात करेंगे? अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा। कैसे मिलाएंगे? हमने आपको कहा कि हम आपको तीसरा टर्म ले रहे हैं जिसका नाम है डेंसिटी। क्या नाम है? डेंसिटी नाम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं इसको? डेंसिटी। कई बार में देखना बुक्स के अंदर में इसको रो करके लिखा रहेगा, रो। डेंसिटी का सिंबल कई बार आपको रो मिलेगा, रो। ओके, डी फॉर डेंसिटी बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा। कुछ बुक्स में डी फॉर डेंसिटी लिखते हैं, ऐसा बात नहीं लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल डी लिख देते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बुक्स में देखना आपको रो एज अ लैटिन शब्द आपको मिलेगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको हमेशा समझाएं कि डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घनत्व, यानी गाढ़ापन। अब गाढ़ापन क्या होता है? हम जैसे कहेंगे आपको कि आप पानी ले लो, पानी के साथ आप दूध ले लो, एक कटोरे में आप पानी लो, एक कटोरे में आप दूध लो, दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन मिलेगा आपको? दूध यानी मिल्क मिलेगा आपको ज्यादा गाढ़ा। यानी जो गाढ़ापन है ना, इसी गाढ़ापन को हम डेंसिटी कहते हैं। ओके, या इसको घनत्व कहते हैं हम लोग। और भी अगर हम लोग चाहे तो डेंस को लेकर समझाया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप दूध ले लो और घर में जो रंगाई पुताई होने के लिए जो पेंट आता है ना, पेंट, उस पेंट को ले लो, तो आप बोलेंगे आपको कि पेंट और मिल्क दोनों में सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? डेंसिटी हाई किसकी है? पेंट की, राइट? जो दीवार में लगाया जाता है पेंट, उस पेंट की आपको डेंसिटी हाई मिलेगी। आखिर क्या कारण है? डेंसिटी हमेशा 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक होता है मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। एक होता है मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, हम लोग इसका फॉर्मूला एज अ डिस्कस करते हैं। मास बाई वॉल्यूम क्यों कहते हैं? यहाँ पर दोनों ही डिपेंड करती है। अगर आप गौर करोगे कभी भी तो 1 लीटर पानी ले लो और 1 लीटर दूध ले लो, दोनों को वजन करके देख लेना। दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है हमने, लेकिन क्या दोनों का वजन सेम आएगा? नहीं आएगा सेम। ज्यादा किसका होगा वजन? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, है ना? 1 लीटर आप दूध ले लो, 1 लीटर आप पेंट ले लो, और दोनों को वजन करके देख लेना। आपको पेंट का वजन ज्यादा मिलेगा, कारण है कि उसमें मास ज्यादा है, उसमें मास ज्यादा है। वॉल्यूम सेम रखा है हमने, बट मास ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा है मतलब उसकी डेंसिटी हाई है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? मास बाई वॉल्यूम पे, मास बाई वॉल्यूम पे। तो इसका फॉर्मूला मिल गया हमको m बाई v, यानी मास बाई वॉल्यूम। करेक्ट? m से मास है, ये मास बाई वॉल्यूम, है ना? हिंदी वाली इसी को लोग कहते हैं मात्रा बटा आयतन, लिखते हैं मात्रा बटा आयतन लिखते हैं। ओके, समझ में आया? अब कोई पूछेगा कि इसका यूनिट क्या है
है ना, आपको पूछेगा कि इसका यूनिट क्या है। अब इस चीज इस यूनिट को अगर समझना चाहेंगे थोड़ा ध्यान से तो गौर करना, अगर हमको सिंगल का यूनिट पता है ना, यहाँ देखो सिंगल सिंगल का यूनिट पता है तो आप पूरा डेंसिटी का यूनिट पता लगा सकते हो। यानी अगर आपको यूनिट का पता लगाना है तो किस पर देखना पड़ेगा मुझे, उसके फॉर्मूला पे। किस पर देखना पड़ेगा निशा, फॉर्मूला पे ध्यान याद हो, है ना। तो बताओ निशा बताएगी मुझे अभी मास का यूनिट क्या है। मास को किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम, और सीजीएस में ग्राम, गुड। और वॉल्यूम को अभी बता के गए, बहुत जल्दी बता दी, वाह वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग जानते याद हो, तो हमको पता चल गया है कि एसआई और सीजीएस का कहानी क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे मास बाय वॉल्यूम है, हम एसआई को सिर्फ लेंगे तो मास को करेंगे किलोग्राम, करेक्ट है, और यहां डाल देंगे मीटर क्यूब। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं बोलो, हम लोग कहेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एसआई में, यहाँ लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है। एसआई सीजीएस यानी जो उसका यूनिट है ना, जो उसका फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में उसका यूनिट की कहानी छुपी हुई है। तो अगर हमको बस खाली इतना ही पता होना चाहिए डेंसिटी का, अगर हमको यूनिट निकालना है तो हमेशा उसके फॉर्मूले में जो जो बैठा हुआ उसका यूनिट निकालो, है ना। अगर उसका यूनिट निकाल लिया और जैसा है वैसा ही बैठा दिए तो अपने आप आ जाएगा हाथ में। तो डेंसिटी समझ आया, क्लियर है। चलो अब डेंसिटी से हम आगे बढ़ते हैं और डेंसिटी से आगे बढ़ के अपन पहुंचते हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में, स्पीड के बारे में या तो वेलोसिटी के बारे में। जी हाँ, स्पीड या तो वेलोसिटी के बारे में। अभी देखो ध्यान से, अभी यहां पर जिक्र कर रहे हैं यहां पर स्पीड के बारे में, नहीं तो वेलोसिटी के बारे में। अब दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क क्या होता है याद करो कि कभी हम आपको यह सिखाए होंगे स्केलर क्वांटिटी और वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी सिखाए हैं, है ना। तो स्केलर और वेक्टर में क्या क्या अंतर मिलता है हमको, स्केलर क्वांटिटी में हमेशा जिस चीज के बारे में, जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं उसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू लिखी हो, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर के पास डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है ना। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। क्या नाम है, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें जरूर पहचानना पड़ता है कि या तो स्केलर होगा या तो वो वेक्टर होगा। अब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि स्पीड और वेलोसिटी इसमें से कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है, आपको पहचानने दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे, दिक्कत है ना। तो ध्यान रखना, इसके पहचानने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ सकता है। आप उसके फॉर्मूले के अंदर झांक कर देखो, क्या कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो वेक्टर होगा, और अगर डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहा है तो वो स्केलर होगा। बुझ गया। जैसे जब हमने यहां पर घर से आपका स्कूल का रास्ता बनाया था, 5 रास्ता बनाया था, उस 5 रास्ता में से आपने किसी एक रास्ते को चुना तो आपने डायरेक्शन का ध्यान दिया ना। आप कैसे चुने, किस आधार पे चुने, क्योंकि आपको डायरेक्शन का आधार आपको पता चला कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, यानी ये आपका डायरेक्शन बताता है। और जो डायरेक्शन बताया जिसको आपने चुना वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया था ना, विस्थापन कहलाया था ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के पास डायरेक्शन होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आपको कहा जाए कि यहां से आपको घर जाना है, साइकिल आपके पास है और आप घर चले जाइए, तो जैसे जैसे रास्ता जा रही है ना, आपको उसी रास्ते को ही फॉलो करते करते जाना होगा, यस नो, जाना होगा ना। आप जैसे तैसे थोड़ी जा सकते हो, नहीं ना। लेकिन खुद सोचो कि अगर आपके पास में एरोप्लेन होता, अगर आपके पास में एरोप्लेन होता और आपके पास एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर होता है, एरोप्लेन छोड़ दो बहुत भारी है ना, कहां उतरेगा, हेलीकॉप्टर होता है ना। तो सोचो अगर आपको हेलीकॉप्टर से यहां से घर जाना पड़ता तो आप क्या होता, रास्ता को फॉलो करके जाते, कैसे जाते। आपको खाली इतना पता होता कि मेरा घर किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में, हम उसी रास्ते में सीधा चले जाते तुम, है ना। जैसे कहीं पर भी ऐसा घर होता है, यहाँ पर घर है और आपका पास ये मान लो यहाँ पर आप अभी आप यहाँ पर हो और ये आपके पास ये घर है, और आप जब जिस रास्ते से आए हो वो ऐसे करते हुए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ऐसे से आराम आराम से ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे से आए हो, इतना गोल गोल घूम घूम के आप रास्ता कभी राइट टर्न सीधा स्ट्रेट चल ऐसे सब सब चलते आए हो, है ना। सब एकदम तेज चल, दाएं घूम बाएं घूम, सब करते करते हम लोग घर पहुंचे। तो ये तो था साइकिल से जाने का, बट आपके पास अगर हेलीकॉप्टर होता तो आप कैसे पहुंचते, इतना माथा मारते, क्या करते आप, तो बोलते ये तो बड़ा सीधा काम है, एकदम सीधा लाइन खींच देता इसे, इन्हें करते हैं। मतलब ये किसी 2 पॉइंट का सबसे मिनिमम डिस्टेंस ना आपने निकाला, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। यानी आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आप डायरेक्शन आपके पास रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करोगे करोगे लेकिन इसके पास में क्या होगा भाई, रास्ता जहां लेकर जाएगी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाओगे। तो इसमें आपका अपना पर्सनल डायरेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ डिस्टेंस, यस नो। इसलिए जब भी हम लोग रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं कभी भी डिस्प्लेसमेंट बोल ही नहीं पाते, बोल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता हमेशा मतलब आड़ा तिरछा होता ही होता है, कोई भी सीधा होगा नहीं। अगर सीधा जाने का हम लोग कोशिश करेंगे भाई सब, तो फिर नाला जंगल
किसी के घर, सब उड़ाना पड़ जाएगा, तो उसी में घुस जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो रियलिटी में जो फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा रास्ते पर चलने के लिए, वो होता है आपका डिस्टेंस। क्या होता है? और जो हेलीकॉप्टर जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो गौर करना, स्पीड किसको कहते हैं? स्पीड के लिए यही चीज तो आता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई, क्योंकि किसी भी, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को ट्रैवल करने के लिए, दोनों को यहां से यहां तक कवर करने के लिए टाइम का जरूरत तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। विदाउट टाइम यू कैन नॉट ट्रैवल टू द वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, करेक्ट। यानी हमको टाइम का जरूरत तो है, हर काम करने के लिए मुझे समय तो चाहिए। तो इसीलिए किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आपको टाइम तो चाहिए, यानी टाइम तो कंपलसरी है। इसलिए स्पीड हो या वेलोसिटी, वी नीड टू बी टाइम। मुझे टाइम तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, है कि नहीं है। फर्क बस क्या होगा कि स्पीड कहता है कि मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस मुझे डिस्टेंस बता दो और टाइम बता दो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड, दिस इज कॉल्ड। तो बताओ, डिस्टेंस में पहले से ही डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड के पास भी डायरेक्शन, तो यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी। वेरी गुड, है कि नहीं है? ऐसा ना, तो मुझे ये तो समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं ना, जो चौथा जगह बाकी था ना, हम वही काम कर लेते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है, लिखते हुए चले जाते हैं, है ना, आसान हो जाएगा। तो अभी यार मान लो, अगर हमने बात किया, हम लोग कुछ ना कोई एडजस्ट कर ही देंगे हम। तो ये एरिया, अब एरिया के पास हमारे पास फिलहाल तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो यहां पर हम आपको डायरेक्शन बताते चले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन है या नहीं है, ओके। या फिर इसको और क्या लिखे हम लोग, हाँ स्केलर है या वेक्टर है, ऐसा लिख के बताएंगे आपको, ओके। तो ये भी स्केलर है, एस मतलब स्केलर, ओके। वॉल्यूम भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है, लेकिन अब जो आ रहा है स्पीड, ये स्पीड भी स्केलर है, लेकिन उसके बाद जो आएगा वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। अब ये कैसे करेंगे वो समझो। वेलोसिटी के पास हम लोग वेलोसिटी तभी बोलते हैं ना जब हमारे पास डायरेक्शन होता है, यानी वेलोसिटी में हमेशा हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। किसको? ध्यान रखना, वेलोसिटी इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। यस नो, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सिंबल v है, वेलोसिटी का सिंबल v है। स्पीड को सिंबल को भी आप s बोल सकते हो, लेकिन s कई और चीजों को भी नाम लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी तो नाम लेते हैं, लेकिन बोल ही देते हैं, ठीक है। काम करो, ओके। तो v फॉर वेलोसिटी, s फॉर स्पीड हो गया। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या ये? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय। अब बताओ, दोनों नहीं लग रहा आपको जुड़वा भाई ही है, बस फर्क यही है कि एक रास्ते पर चल रहा है और एक रास्ता से भटक गया है। जो रास्ते पर चल रहा है मतलब उसके पास अपने जीवन में कोई उद्देश्य है, मतलब डायरेक्शन है। जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको वेलोसिटी कह रहे हैं। जिसके पास जीवन में डायरेक्शन है ही नहीं है, वो स्पीड की तरह खाली फॉलो भागे जा रहा है दुनिया में। ये सुनो, आपके जीवन में भी स्केलर और वेक्टर दोनों होती है। आपका जीवन या तो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर हो सकता है। अगर आपके पास उद्देश्य है, आपके जीवन में डायरेक्शन है, मतलब आप वेक्टर क्वांटिटी हो, यू आर वेक्टर, है ना। आपका गोल वेक्टर है, आपके पास डायरेक्शन है, लेकिन अगर आपके पास अगर डायरेक्शन है ही नहीं है, वो कहते हैं जिसके लाइफ में गोल नहीं होता, जिसके जीवन में कभी गोल ही नहीं होता, उसका जीवन पूरा गोल गोल होता है। इसलिए गोल तो होना ही चाहिए, नहीं है बनाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि गोल में बदलाव भी आता है, कोई बात नहीं है। गोल में बदलाव तब आता है जब आपकी माइंड डेवलप होता है, लेकिन कम से कम अभी छोटा गोल तो तैयार करो, है ना। हम आपको नहीं कह रहे कि बड़ा तैयार करो, एटलीस्ट छोटा गोल भी आपके पास होना चाहिए, ओके। यस नो, तो हमको पता चल गया कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, करेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? अच्छा, उसका यूनिट तो सेम ही है ना, यूनिट तो सेम ही है। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का तो यूनिट अगर कहोगे तो मीटर ही है एसआई में। तो ये भी हो गया मीटर और ये भी हो गया मीटर, और टाइम तो हमेशा सेकंड में होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड एसआई में, दोनों का सेम सेम। यस नो, यानी ये भी हो गया मीटर पर सेकंड और ये भी हो गया मीटर पर सेकंड, आगे नहीं, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। यस नो, और वेलोसिटी जो है उसके पास वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी नहीं है। इतना क्या बुद्धि में? ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन का। किसका? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को ही हम लोग हिंदी वाले त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे वेलोसिटी को हम लोग वेग बोलते हैं, वेग हिंदी में, और स्पीड को हम लोग चाल कहते हैं, चाल, ठीक है। बंगाली वाले इसको बोल देंगे ना चाल, दो चाल मतलब चावल होता है, बंगाली में लोग चावल मान लेंगे इसको, तो ऐसा नहीं मानना, ओके। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण समझाने के लिए हमेशा आप लोगों को समझाया है कि अगर आपकी साइकिल किसी एक स्पीड से चल रही है
और अचानक से आपने अपने साइकिल के स्पीड को बढ़ा दिया, समझ में, अचानक आपने साइकिल की स्पीड को बढ़ा दिया, तो आपने अपनी साइकिल के स्पीड को जो बढ़ाया है ना, वही एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई ना कोई आपके पिताजी कभी ना कभी गाड़ी चलाया होगा, अगर आप उनके साथ बैठे होंगे तो आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि आप एक नॉर्मल स्पीड से आप चल रहे थे, मान लो आप एक नॉर्मल, जैसे मान लो कि आप चल रहे थे 30 के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, अचानक से क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर से, है कि नहीं है? तो गाड़ी की जो स्पीड बढ़ी, पहले तो गाड़ी चल रही थी बट आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तो बताओ अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है तो आप जो समय आपको लगेगा वो कम लगेगा ना कि जल्दी, मतलब ज्यादा लगेगा? एकदम सही। हम कह रहे हैं कि अगर आपको यहां से अपने इस जगह से आपको घर जाना है और यही आपके पास में डिस्टेंस है, आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे थे, अचानक से आपने साइकिल का स्पीड बढ़ा दिया, तो आप घर जल्दी पहुंच जाओगे ना, यानी आपके पास समय बचेगा ना, यस नो, समय तो घट जाएगा, मतलब बचेगा आपके पास समय, समय एक्स्ट्रा बचेगा। क्योंकि यहाँ पर समय का दोबारा यूज हो रहा है और समय आपके पास बचाना है, तो उसी समय को हम लोग कर देते हैं डिवाइड। क्या कर देते हैं? इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी यानी जिस स्पीड से आप चल रहे थे उसमें समय आपके पास बच रहा है, उसी टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो आपने क्या किया, उस समय को निकाल दिया, बच गया आपका टाइम। तो वो टाइम बचने के बाद में जो पूरा चीज हमारे पास आता है वो है एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। यानी कि त्वरण का फॉर्मूला हम कह सकते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय, भूला नहीं, है ना? अच्छा, इसी का जुड़वा भाई एक और भी है, जी हाँ एक और भी है। एक तो है जो स्पीड को बढ़ाता है जिसको एक्सेलरेशन, जो स्पीड को घटाता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं चाहो तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है, बस फर्क वही है कि ये स्पीड को बढ़ाने में काम करता है और ये स्पीड को घटाने में काम करता है। दोनों का फॉर्मूला भी सेम सेम है, ओके। ये भी वेलोसिटी बाय टाइम है, वो भी वेलोसिटी बाय टाइम है। इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी घटेगा, कैसे नो? इसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बाय टाइम, और इसका जो है वेलोसिटी डाउन होगा, घटेगा, वेलोसिटी बाय टाइम। दोनों का यूनिट भी सेम ही है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नीचे में एक और टाइम आ गया ना, है कि नहीं है? तो बताओ दोनों टाइम आ गया तो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा नो? यानी कि एक्सेलरेशन का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो वेलोसिटी बाय टाइम है। अब चूंकि वेलोसिटी को जब तोड़ेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम नीचे चला गया और एक टाइम पहले से है तो टाइम टाइम का स्क्वायर हो गया। वैसे यहाँ दो टाइम का स्क्वायर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का आ गया मीटर और दो टाइम के लिए आ गया सेकेंड का स्क्वायर, है ना? ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोला नहीं? जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का यूनिट, है ना? क्लियर इतना? और आप लोग बताओगे क्या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के पास डायरेक्शन है या नहीं है? डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन के पास भी है और रिटार्डेशन के पास भी है, क्योंकि इसके साथ छुपा हुआ है वेलोसिटी, ओके। तो दोनों के पास डायरेक्शन होने से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी और रिटार्डेशन भी। बोले इतना क्लियर होगा? कैसे ना? ओके, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अब हम आपको इससे बहुत पहले भी सिखा के रखे हैं कि फोर्स को जानना बहुत है आसान, है ना? क्योंकि ये आपके घर से ही आता है नाम। क्यों? आपके फादर और मदर दोनों एक दूसरे के बराबर है ना? तो वो फोर्स है। क्या है वो? फोर्स है। क्यों फोर्स है? अब इस बात को समझो। हमेशा आपको बताया है कि अगर मान लो कि कोई किसी से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये है औजार, हथियार, है ना? अगर इसको किसी से धुलाई किया जाए या पिटाई किया जाए, नहीं, अगर इसको किसी पर अगर हाथ पे लगाया जाए, मारा जाए, है ना, तो सबसे पहली बात में ये क्या अप्लाई करेगा? फोर्स क्या अप्लाई करेगा? अब ये फोर्स किसी भी चीज पर अप्लाई तभी हो सकता है जब इसके पास अपना वजन होगा, है कि नहीं? अगर मान लो इसका वजन 1 ग्राम होता, जस्ट 1 ग्राम, और इतना ही लंबा होता, 1 ग्राम का लाठी होता, अब उसको मैं ऐसे मारते, लगता मुझे? बिल्कुल, यानी ये फोर्स जनरेट नहीं कर पाती, करती तो बहुत कम करती, जो मुझे फील भी नहीं होता। बस एक नहीं है, यानी कि मास उसके पास होना चाहिए तब ना फोर्स ज्यादा जनरेट करेगी। और दूसरी बात है कि अगर इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमने ये कहा कि अगर मेरे पास में मास है, ठीक ठाक डंडा है ये, और अगर हम इसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, एक्सेलरेट मतलब होता है ये खींच कर ऐसा लगाना, है ना, तब तक वो फोर्स जनरेट नहीं कर सकती। हम अगर कहेंगे कि ये ऐसे है और इसको हम एक्सेलरेशन दे ही नहीं, मूव ही नहीं करे, इसको हिलाई तक भी नहीं, तो इससे किसी को क्या क्षति हो सकता है? किसी को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? नहीं। यानी बिना मोशन के, बिना एक्सेलरेशन के इसे फोर्स जनरेट
नहीं हो सकती है। यानी कि मेरे पास फोर्स जनरेशन करने के लिए सिर्फ दो चीज का होना जरूरी है, एक है हमारे पास मास का होना और दूसरा है मेरे पास एक्सेलरेशन का होना। अगर ये दोनों चीज मेरे पास है तो मेरे पास फोर्स है। इसलिए हम इसको बना दिए F इक्वल टू मा, यानी कि फादर इक्वल टू मदर। ओके, F यहां पर फोर्स को बताएगा और M यहां पर मास को बताएगा और A यहां पर एक्सेलरेशन को बताएगा। यानी कि फोर्स को कहते हैं बल, हिंदी में क्या कहते हैं, बल। मास को मात्रा और एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं ना, दोनों समझा दे रहे हैं। त्वरण कहते हैं, त्वरण। तो क्या हो गया, फादर इक्वल टू मदर में आके F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका अगर यूनिट निकालने का कोशिश करेंगे तो बार करोगे, फोर्स का मुझे चाहिए यूनिट, क्या चाहिए। हमेशा कहा था अगर किसी का भी अगर हमको यूनिट निकालना है, अधिभा ध्यान दो, किसी का भी अगर हमको यूनिट निकालना है तो हम उसके फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। उसके फॉर्मूला में जो जो है उसका यूनिट हमें पता होना चाहिए। अगर उसका यूनिट पता है तो हमको फोर्स का यूनिट अपने आप पता चल जाएगा, जैसा नो। अब इसमें देखोगे फोर्स का फॉर्मूला है मास और एक्सेलरेशन। क्या मुझे मास का यूनिट पता है? हाँ, क्या है, एसआई में किलोग्राम, एसआई में। और एक्सेलरेशन का अभी अभी तो लिख कर गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। लो, बन गया। यही है फोर्स का यूनिट, यही है। बट जब बल या फोर्स को खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूटन बाबा। कौन थे? न्यूटन बाबा, यानी न्यूटन जी। ओके, तो न्यूटन जी ने आकर यह बताया, सुनो ध्यान से, ओहो यहां देखो। तो न्यूटन जी ने आकर यह बताया कि चूंकि यह फोर्स हमने खोजा है तो इसका यूनिट चाहे जो रहो, लेकिन मुझे खोज करने का इनाम के साथ नाम भी चाहिए। तो नाम की जरूरत पे क्या हुआ, इन्होंने बोला आज से इन्हीं यूनिट को हम लोग एक और से भी मतलब एड्रेस कर सकते हैं, उसको मतलब बोल सकते हैं, वो है न्यूटन खुद, कैपिटल एन। जो बताएगा न्यूटन को, किसको बताएगा? न्यूटन को। ओके, तो न्यूटन ने आकर कुछ नूतन सी बात कही, है ना, नया सा कोई बात कहा। ओके, तो इस नूतन सी बात, नई सी जो बात है वो आकर न्यूटन ने बताया, इसलिए इस फोर्स के यूनिट को न्यूटन नाम दे दिया। तो अगर कोई आएगा आपसे और पूछेगा तो क्या सर ये यूनिट गलत है, तो क्या बोलोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यूनिट बिल्कुल सही है, दोनों यूनिट सही है, बस ये तो नाम है, ये नाम इसी को एड्रेस कर रहा है, यानी इतना लंबा चौड़ा को छोटा कर दिया है नहीं एक्चुअल में क्या, तो ये एक्चुअल, ये रियलिटी है और ये भी चलता है, ये भी मतलब ये छोटा करने का टेक्निक है। ओके, तो इसलिए हम लोग जब बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है ना। इसका फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, है ना। और दूसरी बात सुनो 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 ध्यान से, और दूसरी बात, अगर इसी का सीजीएस यूनिट जाएगा, ध्यान समझो, इसी का अगर सीजीएस यूनिट जाएगा तो किलोग्राम से क्या हो जाएगा, ग्राम, क्या हो जाएगा, उसके बाद मीटर से बन गया सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है इसको कैसे रीड करते हैं, जो भी -2 पावर रहता है उसको कहते हैं पर, यानी कि डिवाइड करके, यानी नीचे है वो, इसलिए -2 लिख रहे हैं, दैट बिकॉज क्या वो लॉ ऑफ इंडिसेस को बता रहा है ना, है ना। सेकंड तो नीचे था, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो लॉ, यानी कि पावर एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग उस चीज को ऐसे लिखते हैं -2, है ना, ताकि बताएंगे जो स्क्वायरिंग है वो नीचे था, उसको ऊपर लेकर गए तो -2। तो कैसे पढ़ेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस तरह से एसआई यूनिट को छोटा करके न्यूटन लिख दिया गया, उस तरह से इसको भी छोटा करके एक छोटा यूनिट लिखा गया। ठीक है, क्या कहे, हमने आपको कभी कहा था कि एक प्रोफेसर थे, है ना, एक प्रोफेसर क्या थे कि अपने क्लास में न्यूटन्स के लॉ पढ़ा रहे थे, न्यूटन्स के लॉ पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी एक दिन ऐसा हुआ कि वो प्रोफेसर की जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, घर में उसको कभी कभी उनकी तारीफ करनी होती थी, घर में अपनी पत्नी की तारीफ करनी होती थी। तो हुआ क्या करता था कि अपनी पत्नी को तारीफ करने में क्या बोलते थे, तो जो प्रोफेसर अपनी पत्नी की तारीफ में कहते थे, तुम तो मेरी न्यूटन हो, यू आर नॉट माई ओनली इंस्पिरेशन, यू आर माई न्यूटन। तो भाई साहब, अब उसकी पत्नी को पता था न्यूटन तो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हुए, तो पत्नी को बहुत खुशी मिलती थी, वाह मेरा पति मुझको न्यूटन कह के पुकारता है। ठीक है, 4 मोहल्ला दूर में जाकर बताती थी मेरा पति मुझको न्यूटन बोलता है। लास्ट में जाकर के वही प्रोफेसर अपने क्लास में जाकर बता रहे थे कि एक न्यूटन में 1,00,000 डायन होता है, 10 का पावर 5 डायन, एक न्यूटन में 1,00,000 डायन होता है, 1,00,000 डायन। अब ये जाकर के उसकी धर्मपत्नी को उसी के स्टूडेंट ने किसी जाकर बग दिया। अब उसकी पत्नी इतनी नहीं समझदार थी कि डायन उसको पता था, न्यूटन जानती थी, न्यूटन का लॉ उतना अच्छा से नहीं जानती थी वो, बस न्यूटन जानती थी। अब जैसे डायन पता चला तो पत्नी को लगा भाभी तो चुड़ैल के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब 1,00,000 चुड़ैल के बराबर थे हम, है ना। तो घर में आके जो प्रोफेसर की जो क्लास हुई है, प्रोफेसर आकर के हाथ आज भी जोड़ता है, आज से न्यूटन नहीं बुलाएंगे, है ना, आज से आइंस्टीन बुलाएंगे। ओके, तो बोला नहीं, इसी यूनिट को दूसरे शब्दों में इसको डाइन कहा जाता है, क्या,
DYNE फुल पूरा नाम होता है, DYN शॉर्ट नेम है इसका। ओके, तो डाइन 1,00,000 चुड़ैल के बराबर है 1 न्यूटन। बस आपको ध्यान रखना है एक्चुअल डाइन भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था, ठीक है, हाँ साइंटिस्ट का ही नाम था। बस फर्क यह हो गया कि हमारे भारत में तो डाइन का मतलब चुड़ैल होता है ना, डाइन चुड़ैल, तो बस ठीक है। अब देखो उस पत्नी की इस ना समझी सोच के लिए ये ऐसी स्टोरी तैयार हो गई कि किसी को ये बता दो वो जीवन भर याद रख लेगा कि 1 न्यूटन में 1,00,000 चुड़ैल होते हैं। बस अब वो भूलेगा ही नहीं कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, 1,00,000। 1,00,000 मतलब 10 का पावर 5 डायन, करेक्ट। एक के बगल में 5 जीरो, 1,00,000 हो गया, जैसे नो। तो क्या हुआ बाहर, अरे फोटो खींच रहा है वो, हाँ बारिश अभी हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत होगा ही, गर्मी का मौसम है ना, तो धरती थोड़ी सी ठंडा नहीं होगा, ठंडा तो होगा ना, हाँ ठंडा होना होगा, जरूरी है ठंडा होना, ठंडा हो जाए एक बार, समझे। तो बोला नहीं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू, कम ऑन, 1 न्यूटन इक्वल टू 1,00,000 डायन, 1,00,000 नहीं 1,00,000 चुड़ैल, गुड, समझ में आ गया। तो इतने ही इसको बोल दिया गया डायन। तो बस हम लोग वही करेंगे, छोटा यूनिट का यूज कर लेंगे हम लोग, डायन और न्यूटन, काम खत्म है ना। अब कोई पूछेगा फोर्स क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलना फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स ये बोलती है कि आप किसी भी वस्तु पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी, वो वस्तु उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, जैसे नो। तो बोला नहीं है, तो चूंकि अगर फोर्स के पास डायरेक्शन नहीं होता तो फोर्स लगाने के बाद वो किसी एक ही डायरेक्शन में क्यों भागती, नहीं, इसलिए फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए किसी बॉडी को जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वो बॉडी उसी डायरेक्शन में भागेगी। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स क्या साबित हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है, बल वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्केलर और वेक्टर को भी हिंदी में कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलर को बोलते होंगे अदैशिक राशि, अदैशिक जिसके पास दिशा नहीं है, करेक्ट, अदैशिक राशि, और वेक्टर को बोलते होंगे दैशिक राशि जिसके पास दिशा है। ओके, आगे नहीं, वो मिल जाएगा आपको, हाँ ठीक, क्लियर इतना, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इतना कुछ हो गया। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर को ही हम लोग बल कहते हैं, सॉरी दबाव कहते हैं, बल के कारण से जन्म होता है इसका, ये कह सकते हैं, दबाव कहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं, देखो अभी इससे पहले जब हमने बल बताया था तो हमने कहा था ये डंडा के पास मास है, इसको हम करेंगे एक्सेलरेशन, तो ये डंडा क्या होगी, फोर्स जनरेट करेगी। लेकिन ये फोर्स जनरेट कहां करेगी, किसी ना किसी सरफेस पे तो करेगी, है कि नहीं है। तो ये डंडा फोर्स जनरेट कर रही है, लेकिन इस सरफेस को फोर्स नहीं मिल रहा है, इस सरफेस को प्रेशर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कैसे वो समझो, क्योंकि जैसे ये डंडा फोर्स जनरेट करती है साथ में आ जाता है वो पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया है क्षेत्रफल। जब कोई बल किसी क्षेत्रफल पर लगती है, चोट पहुंचाती है, यानी ऐसा मान लो कि हमारे पास मान लो मैं घूसा लगा दिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जाकर के घूसा लगाए, तो इस जगह पर इसको क्या फील होगा, इस सरफेस को फील होगा प्रेशर। क्या फील होगा, प्रेशर। यानी कि प्रेशर भी दो बात पे डिपेंड करती है, एक होता है बल यानी फोर्स, और दूसरा होता है एरिया। दिस इज कॉल्ड द फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। यानी जब भी हम लोग ऐसा बात करते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल इक्वल टू दबाव यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या जाता है, फोर्स बाय एरिया। कई लोग उसका भी फॉर्मूला भूल जाते हैं, हम इसके लिए भी टेक्निक बनाए थे और आप सबको समझाए थे कि इंग्लिश में फॉरेन कंट्री में फादर को पा कहते हैं, क्या कहते हैं, वहां पर फादर इक्वल टू मदर था, ये तो दोनों सेम ही है, फादर इक्वल टू फादर यानी पा, है ना। फॉरेन कंट्री में मदर्स डे, मतलब फादर डे सब मनाते हैं, वहां पता ही नहीं होता है हमारा बाप कौन है, हमारा माई कौन है, पता ही नहीं वहां पर, सच है। इसलिए ये सब डे मनाते हैं, और हमारे भारत में बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने माता पिता को कभी इतना सम्मान करते हैं कि कभी भूल तो नहीं सकते हैं। हमारे भारत के माता पिता ही बच्चे को इसलिए 2 बार दिन में लगा ही देते हैं कि बताना होता है कि बाप उठारा, पिताजी हूं मैं, तुम बेटे हो या बेटी हो, मारने का पूरा हक है, समझ में। जब भारत की संस्कृति ही इतनी उच्च विचार होते हैं तो बच्चा ना चाहकर भी अपने माता पिता को तो नहीं भूल सकता, है ना। फॉरेन कंट्री में ना, पता है आपको, फॉरेन कंट्री में कोई मतलब कोई भी माता पिता बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, और उठाएगा भी तो बच्चे के पास अधिकार होता है कि कंप्लेन मार सकता है माता पिता पे, माता पिता को जेल हो जाएगी, संग जेल हो जाएगी। ओके तो इसलिए नया हाथ उठा सकता है वहां पर। और वहां पर सबसे पहली बात में कि पता ही नहीं होता है, वहां पर ना बहुत अलग ही कल्चर है। यहाँ पर तो शादी है, विवाह है, सब कुछ है, गठबंधन है, बहुत कुछ है। वहां पर कोर्ट मैरिज है और डाइवोर्स है, बस ये 2 ही शब्द है ना। बस एक के साथ कभी था, उसका एक बेबी हुआ, वो अचानक से डाइवोर्स ले लिया, कहीं और चला गया,
बस। अब जो महिला थी किसी और से जाकर के शादी कर लिया, पता नहीं चला, अब उसके लिए नेक्स्ट फिर दूसरा बेटा हुआ तो पता चला भी दोनों भाई भाई तो है लेकिन भाई भाई नहीं है ना। तो इसीलिए तो वहां पर फादर डे मदर डे मनाया जाता है, सच यही है। वहां पर फादर डे मदर डे मनाने का यही तो वजह है। वहां पर बच्चा को पता ही नहीं होता है कि पिताजी कौन है माताजी कौन है, इसलिए याद दिलाने बोलता है, उस समय याद किया जाता है, देखो तुम्हारे पिताजी है, तुम उसको आज उस दिन याद करना है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर पिताजी या माताजी को तब याद किया जाता है ना जब उनकी वर्षी हो। वर्षी मतलब होता है मृत्यु के बाद उनका जब पूजन किया जाता है ना, तब याद किया जाता है। तो वैसे हमारे माता पिता जिंदा है, जिंदा होते तो भूल तो नहीं सकते। हमारे माता पिता भूलने भी नहीं देंगे, उठते है नहीं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जब तक उनकी झाड़ या पिटाई सुन ना ले तब तक नींद तो नहीं आएगी। हाँ तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, सेम कहानी है। इसलिए हम लोग नहीं भूल सकते, इसलिए फॉरेन कंट्री के चोचले नहीं है, बट हम समझा दिए है कि फादर इक्वल्स टू पा, है ना। अब इसी को अगर गौर करोगे, यहाँ पी फॉर प्रेशर है, पी फॉर प्रेशर है और ए फॉर एरिया है और एफ फॉर फोर्स है। अब बताओ प्रेशर निकालोगे तो एरिया को क्या करोगे, इधर ढकेलोगे ना, तो खुद देखो ना क्या आ गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मिल गया ना। यानी अगर फादर इक्वल्स टू पा याद रखने से मुझे प्रेशर का फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहेगा, तो क्यों बोले, इजी है। को पूछेगा व्हाट इज प्रेशर, बोले प्रेशर पा, हाँ पा याद है। और आपको खास बात बताते बाबू, ये पा याद रखने से आपको डबल फायदा है, एक तो बता दिए, एक और फायदा है आपको ये पता चलेगा आगे चल करके कि प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, जी हाँ। और उस पास्कल को पी और छोटा ए लिखते हैं, ये उसका यूनिट का सिंबल है, पास्कल इज अ यूनिट। समझाया। अब देखो कितना फायदा हो गया, वही पा यहां पर वही पा। पास्कल साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूटन जैसी हरकत की। न्यूटन को देखने के बाद न्यूटन आया, अपना नाम लगा दिया, हम काहे पीछे रहेंगे, वो भी आया अपना नाम लगा दिया, पास्कल। ओके, तो भूला नहीं। खैर, तो हमको यहां साफ साफ पता चल गया है कि प्रेशर का अगर हमको फॉर्मूला चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, यही हमारे पास प्रेशर है यानी दबाव है, करेक्ट, यस नो। और उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, उसका यूनिट क्या मिलेगा, फॉर्मूला तो मिल चुका, यूनिट क्या मिलेगा, फोर्स का है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, है ना। तो बताओ क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस नो। इसी को आगे चल करके पास्कल कहेगा, बट अभी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मेन ध्यान रखो, ओके। क्योंकि पास्कल का जिक्र हम लोग न्यूटन्स लॉ के बाद करते हैं आगे, अभी नहीं। और इसी को हम लोग जब कहेंगे सीजीएस में तो क्या लिखेंगे हम लोग, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। अब बताओ प्रेशर के पास क्या डायरेक्शन होता है, यस या नो। अब ये बड़ी उलझन है, बड़ी उलझन इसलिए है क्योंकि प्रेशर के साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है थ्रस्ट। क्या नाम आता है, थ्रस्ट। आगे चलकर आपको यह पता चलेगा वो कि जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था ना, जिस तरह से स्पीड और वेलोसिटी में फर्क था ना, उसी तरीके से प्रेशर और थ्रस्ट में फर्क है। प्रेशर में क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, इट्स बस इतना काफी है। फोर्स कहीं से भी आए, किसी भी डायरेक्शन से आए, बस फोर्स बाय एरिया होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे थ्रस्ट आता है ना, तो थ्रस्ट बोलता है कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये उल्टा टी बोलता है परपेंडिकुलर, लंबवत। लंबवत कहने का मतलब होता है कोई भी फोर्स आप किसी भी एंगल से नहीं लगाओगे, आप परपेंडिकुलर लगाओगे, सीधा लगाओगे। आप जैसे ही परपेंडिकुलर लगाते हो किसी सरफेस से, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर बनेगा तो तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक परपेंडिकुलर फोर्स है किसी एरिया पर, और वो क्या बन जाता है, थ्रस्ट। क्या बनता है ये, थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट कहां सुना होगा आप लोगों ने, याद करो, ऐसे किसी रॉकेट लॉन्च पर आप लोगों ने सुना होगा कि थ्रस्ट लगाती है, रॉकेट हमेशा थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। तो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि रॉकेट एकदम सीधा भागना चाहेगी, है ना, 90 डिग्री। और धरती के लिए तो उस समय 90 डिग्री होने के बाद में क्या होगा, फोर्स एकदम एरिया के फोर्स जो होता है वो पूरे 90 डिग्री लगी होती है, और इसी कारण से क्या होता है, वो थ्रस्ट जन्म लेता है। तो थ्रस्ट एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। इसलिए हम लोग कई बार थ्रस्ट को वेक्टर बोलते हैं और समटाइम्स हम लोग प्रेशर को स्केलर बोल देते हैं। समझ में आया? बस आपको प्रेशर और थ्रस्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इज थ्रस्ट। फर्क समझ आया? हालांकि दोनों सेम ही है, प्रेशर बोल दो थ्रस्ट बोल दो, बोथ आर सेम, बस फर्क है छोटा सा। ओके, अब जगह नहीं बचा, ठीक है, आप लोग लिखते चले जाना, हम बताते चले जाना, लिखते चले जाना। अब हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसी फोर्स को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये स्लैश देने का मतलब है या तो डिस्टेंस है या तो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है, भूला नहीं। तो जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है वर्क। क्या बन जाता है, वर्क। अब कुछ बुक्स में इसको एज अ एनर्जी भी लिखा जाता है, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ वर्क है तो ठीक ही है, इट्स ओके।
वर्क है तो ठीक है। अब ये वर्क का बड़ा खेल है। क्यों खेल है वर्क का, सुना ध्यान से। देखो हम कहते हैं कि मान लो एक सन है, क्या है, ये सन है, सन के अराउंड कई सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। मान लो उसके अराउंड में हम एक ले लिए अर्थ, क्या लिए, अब अर्थ यहां से घूम रही है, यहां से घूमना स्टार्ट की, यहां देखना, यहां से घूमते 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 यहां पर आ गई, कहां आ गई, यहां आ गई। जैसी अर्थ घूम घूम करके इतना दूर ट्रैवल करके आई, आगे नहीं, तो यानी अर्थ ने वर्क किया है, अर्थ ने वर्क किया है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको लगाना पड़ा होगा फोर्स, है ना। यहां पर काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है ना। बट हमारे ये अर्थ ने किया क्या है, अपने जगह से इस जगह तक किया है डिस्प्लेसमेंट, क्या किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स भी हुआ है, तो यहां से यहां तक जाने में इसने काम किया है, क्या किया है, काम यानी वर्क किया है। इसलिए हम लोग वर्क साफ साफ कहते हैं कि वर्क इज नथिंग, वर्क इज जस्ट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना फोर्स लगा रहे हो और उतना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बट दिक्कत ये है, बात समझना, देखो हम क्यों डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, देखो अब ऐसे घूमते 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 यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, वापस जहां से स्टार्ट की थी। अच्छा कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, जहां से स्टार्ट की थी उस जगह को हम लोग बोलते हैं इनिशियल, कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी वाले इसी को कहते हैं प्रारंभिक, है ना, क्या कहेंगे, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक स्टेज यानी इनिशियल स्टेज। और वहां से जहां तक आपको जाना है, जैसे ए से आपको बी जगह जाना है, तो यहां पर जैसे आप पहुंचोगे ना, यहाँ पर डेस्टिनेशन था, तो ये पहुंच जाएगा, इसका नाम होगा फाइनल, क्या होगा, या फिर हिंदी वाले इसको कहेंगे अंतिम, क्या कहेंगे, अंतिम, श्योर, इनिशियल और अंतिम। हम लोग कई बार इसको सिंबल भी देते हैं, स्मॉल आई से, इसको एफ से, ओके। ये क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि अगर अर्थ ने जिस जगह से स्टार्ट किया और घूमकर आकर उसी जगह पर बैठ गए जहां से शुरू किया था, तो हम लोग, ये साइंस कहता है कि इस अर्थ ने कोई भी वर्क डन नहीं किया, देयर इज वर्क डन जीरो, कोई काम हुआ ही नहीं, कसम है कोई काम हुआ ही नहीं, ये बोलता है। बोले क्यों, क्यों काम नहीं हुआ, हमने तो भाई इतना मेहनत किया, गोल पूरा चक्कर मारा, एकदम इतना बड़ा पेरीमीटर सन के अराउंड घुमा है, बोलते कोई काम नहीं किया। तो बोलता है कि काम, बोलेगा अच्छा, बोले कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, तो बोला भाई आपने शुरू कहां किया, बोले यहां से, अभी हो कहां, बोले यहीं पर, तो गए कहां तुम, तो किसके ही नहीं, बोले हम जो घूम के आए, बोलो घूम के आए पता नहीं है, मुझे इनिशियल और फाइनल दो जो पॉइंट है ना वो अलग अलग चाहिए। अगर दोनों अलग अलग जगह पर होगी तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट दोनों का पॉइंट अगर सेम आ जाए तो क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों को माइनस करके देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों का सेम जगह है, मतलब आके कट कुट के जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, जीरो हुआ, यानी वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन जीरो हुआ। जैसे ना और भी कई तरीके का, जैसे मान लो अगर हम आपको कहें कि आप किसी दीवार को धक्का मारो, जोर से धक्का मारो दीवार को, है ना, तो क्या आप दीवार को घिसका पाओगे, डिस्प्लेस करा पाओगे, तो क्या आप वर्क कर रहे हो, बोले नहीं, और हमने फोर्स तो लगाया, बोलते नहीं, आपका दीवार खिसका ही नहीं, है ना। इसी में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो है कुली का, किसका, हाँ कुली का एग्जांपल बहुत फेमस है। अब ये क्यों फेमस है, इसके पीछे का भी लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है जहां पर कहा जाता है कि वहां पर बात की जाती है एंगल के बारे में, किसके बारे में, हम सभी को आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए ना, अभी आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सुनो, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस में जाओगे, आगे वाले क्लासेस में जाओगे, जैसे क्लास 11 में जाओगे तो वहां तो पूरा हो जाएगा, उस समय ये बताया जाएगा कि ये अधूरा फॉर्मूला है, इसमें आएगा आपके पास कॉस थीटा, क्या आएगा, तो सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना भाई साहब, वो भी साइंस का ही हिस्सा था, तब कुछ अलग नहीं पढ़े थे, तो एक्चुअल हो जाएगी W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। और आपने कॉस की हर एक वैल्यू आप लोग हम लोग यहाँ पर क्लास में याद कर चुके थे, याद नहीं है, तो क्या मुझे बता सकता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू, आर्यन चलिए बोलो, कॉस 90 वैल्यू 1, अरे श्योर, कॉस 90 वैल्यू 0 होता है, भूल भी गया एकदम, साइन 0 की वैल्यू 0, तो वही तो रेलगाड़ी घूमकर आएगी, तो कॉस 90 वैल्यू, तो सोचो ना, और कॉस 0 की वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 थी, सब भूल भाल गए। आपको ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ कराया हुआ भूल भाल जाएंगे बाबू, तो क्या ही होगा, है ना, फिर क्यों सीखे ट्रिग्नोमेट्री, समझ में नहीं आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कभी भी 90 नहीं होना चाहिए, अगर 90 हो गया
तो मुझे साफ साफ पता है कि कॉस 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जीरो के साथ जो भी गुना हो रहा है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सारी डेटा को क्या कर देगा, वो कर देगा ना। यही एक साथ कूली के साथ एक घटना घट गया। एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, ओके, बहुत ज्यादा थोड़ा सा उस पर घमंड था। वो एक दिन ट्रेन से आए और भारत में कदम रख लिए। भारत में कदम रखें तो वहां पर अपना सामान उठा के लेके जा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन अचानक से भारत के रेलवे स्टेशन जानते कूली बहुत होते हैं, तो कूली आ गए। उसका सामान अपने कंधे को उठाया, दो भारी भारी सामान थे, उठाकर उसको जहां तक टैक्सी मिलती है वहां तक उसको पहुंचा दिया। अब वहां तक में कुछ भी 10 20 50 कुछ तो मिलता ही है ना। तो वहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद में कूली राह देख रहा है। बोला, उसके बाद में से जो प्रोफेसर थे उन्होंने थैंक यू क्या किया, बोल दिया थैंक यू बस जाओ। अब कूली भाई साहब उसका शकल देख रहा है, अरे भाई थैंक यू नहीं चाहिए, थैंक यू बोलो तो 150 थैंक यू हम दे दें, उसके बदले में मुझे वो तनख्वाह दे दो जो मैंने काम किया। बोले कौन सा काम? बोले जो मैंने आपके लिए जो काम किया, वहां से आपके जो वस्तु सामान, इतना भारी सामान उठाकर जो टैक्सी तक लाया, ये मैंने काम ही तो किया। बोले एक बात बताओ, आपने काम कैसे किया मुझे समझाओ, आपने सामान कैसे उठाया? बोले माथे पर। बोले ओके, चले कैसे थे? बोले सीधा। बोले ओके, अब बताया कि अगर आप कोई भी सामान, जैसे मान लो ऐसे कोई भी सामान अगर माथे पर लेकर आते हो तो ये क्या है, वस्तु चाहिए। अब ये भार के अकॉर्डिंग ये नीचे आना चाहिए, आपका माथा इसको ढकेल कर ऊपर रखा है, जैसे नो, तो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे फोर्स कैसे लग रहा है। और जब फोर्स ऐसा लग रहा हो और वो इंसान सीधा चल रहा था ना, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा हो, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है? बोलेगा भाई साहब देखो, हमारे सामान जो आपने माथे पर उठाया था और जिस हिसाब से आप सीधा चलकर आए हो, एंगल बीच में 90 बन रहा था। और बोला कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा 90 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट एवर योर फोर्स अप्लाइड ऑन योर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी था, कुछ भी आपने अप्लाई किया हो वो भाग में जाए, ठीक है। तो यहां 90 बना, दिस मीन वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0। ले खत्म। हाँ, वाई मनी, क्यों पैसा दे दूंगा हम, नहीं देंगे, ठीक है। अब ये झगड़ा करते करते कूली भाई साहब तो बहुत मजदूर थे, तो भाई अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं, 1 रुपया हो या 10 रुपया हो, मजदूरी किए, छोड़े क्यों। अब वहां से एक और इंडियन फिजिक्स जा रहा था, वो आए, वो आकर के उनको बोले क्या हुआ भाई साहब। बोला देखिए भाई साहब, ये वर्क फर्क पता नहीं क्या हुआ, या बतिया रहे। तो वो प्रोफेसर जाकर उसको भी समझाया। बोले भाई साहब आप साइंस जानते हो? बोले या आई नो ऑल द साइंस थिंग्स, टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ नहीं वो सब पूछे उसमें। तो बताया कि जो कूली आ रहे थे वो वस्तु यहाँ उठाया, बोला ओके, फोर्स लगाया ओके, डिस्प्लेसमेंट लगाया ओके, लेकिन 90 डिग्री एंगल बन रहा था, यहाँ पर वर्क डन 0 हो गया। अब 0 वर्क डन के लिए हम इसको पैसा 0 रुपीज दे रहे हैं, यानी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं रहा है ये कूली, है ना। बोलता है कि ब्लडी फेलो, भारत के लोगों को कुछ नहीं आता, साइंस नहीं जानते, विज्ञान नहीं जानते। तो जो प्रोफेसर थे सुने, बोला अच्छा कोई बात नहीं, चले जाएंगे। बोलते भाई साहब एक काम कीजिए, आप वर्क का पैसा नहीं चाहिए, फिर क्या जो पैसा चाहिए, अभी चाहिए मेरे को एनर्जी का पैसा। आप इतना तो मानते हो कि वहां से यहां तक लाने में इसका एनर्जी लॉस हुआ होगा। बोला दिस इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यस आई नो वेरी मच। तो लब सुनो, है ना। अब मुझे चाहिए एनर्जी का डिमांड, इसका कूलिंग का चार्ज, वर्क का कितना हो रहा था पैसा? बोला भाई पैसा 20 रुपया हो रहा था। ओके चलिए, अभी हमको क्या है, एनर्जी का पैसा चाहिए। किस बात का एनर्जी का पैसा भाई साहब? कि हम अपनी बॉडी को वहां से यहां तक चला कर लाएं और आपकी वस्तु को जो फोर्स लगाएं, उस फोर्स को जन्म देने के लिए मेरे पास जो एनर्जी थी ना, वही एनर्जी फोर्स में कन्वर्ट हुई है, बदली है। बोला ओके, तो फिर अभी बोला हम टुकड़ों में काम किए हैं। बोले कैसे कैसे? पहला हमने आपको दूर से देखा, वहां आपके पास दूर तक भाग कर आए, स्टेप वन, ओके। तो वहां पर हमने दूर तक गया, भाग कर आए, ये हमारा पहला काम था। एनर्जी यानी यहां जो एनर्जी खर्च हुई उसका 10 रुपए चार्ज लगा, 10 रुपीज चार्ज लगा। बोलो ओके। अब देखने के बाद हमने आपसे बात की, लाइए भाई साहब उठाएं, है ना। अभी बोलो अच्छा भाई उठा लो, है ना। उठाने के बाद में हम उसके बाद माथा पर उठाए, लेकर के खड़े हुए, बैलेंस किए खुद को, यहां पर भी हमारी एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च हुई, यहां का भी चार्ज करेंगे 10 रुपए। स्टेप 2, स्टेप 3 हमारे पास ये हुआ कि हम फिर लेकर आए, चलना स्टार्ट किए, ठीक है, ये स्टेप 3 है। तो वहां से लेकर यहां तक जो चलने में हमारा एनर्जी लॉस हुआ, वहां का भी हम 10 रुपए चार्ज करेंगे। बोलो ओके, स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4, वहां से उठाकर आपके गाड़ी तक रखना, सामान को ध्यान से कि आपका गाड़ी, कोई भी आपको जो सामान लेकर गए वो टूट ना जाए, फूट ना जाए, ये सारी सामान वस्तु को आपको सही सलामत आपकी गाड़ी में इज्जत से रखना, बिना सामान टूटे फूटे आराम से रखना,
ये हमारा चौथा काम था, मतलब चौथा स्टेप था, जो जिसके लिए भी मुझे एनर्जी लगानी पड़ी, इसके लिए भी हम 10 रुपए चार्ज करेंगे। पांचवा स्टेप, हम आपसे इतने देर से मिन्नत कर रहे हैं, मना रहे हैं, और आप मेरे साथ बख्तर कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इतनी एनर्जी जो हमने आप एक लगाई वो थी मेरी पांचवा स्टेप। उस एनर्जी को जो खर्च हुआ उसका हुआ 10 रुपया। ओके, तो बोलता अभी कितना देना होगा, 50 रुपये देना होगा। प्रोफेसर कह रहे ना 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 साहब रुक जाइए रुक जाइए, आपके साथ जो समय की बर्बादी हुई, उस समय की बर्बादी के कारण से हम किसी और का सामान भी धो सकते थे, वहां से भी जो मेरा नुकसान हुआ, एक कम से कम पहुंचाते तो मुझे 20 रुपये मिलता है, तो वो तो हम जा नहीं पाए, कारण आपने मेरा समय नष्ट किया। उस समय नष्ट करने के लिए जो मेरा 20 रुपये बर्बाद हुआ, वो 20 रुपये के भुगतान भी आप ही करेंगे। तो कुल हुए आपके 70 रुपए, सॉरी 70 रुपीज, 70। इंग्लिश में बुझा सकना है, आप 70 रुपए निकाले और जाए। वर्क का पैसा कौन मांग रहा है? एनर्जी और टाइम का पैसा मांगा हमने। इट्स कॉल्ड इंडियन फिजिस्ट। भारत वालों से धोखेबाजी थी। हाँ, हम लोग साइंस का ना निचोड़ के ले लेते थे हमको। तो वर्क का नहीं चाहिए, एनर्जी का दे दो। समझ आ गया? सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, तो एनर्जी का मांग रहे है ना। एनर्जी का थोड़ा चार्ज ज्यादा है, तुम क्या कर सकते हैं, टुकड़े में जोड़ के बताया। तो एनर्जी का 70 रुपये उसने भरपाई किया, ठीक है। उसके बाद जो मजदूर जो खुश हुआ, बोले ये हुआ ना एकदम, इसमें बोलते हैं इसको क्या, मूल के साथ सूद भी ना एकदम निकाल लिया गया बढ़िया से। क्या, लेकिन अभी के लिए आपके पास कॉस्ट 90 वाला नहीं है केस, आपको समझना है तो ठीक ठाक है। अभी तो खाली आपको एफ एस ही है, बट आगे चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ हम आपको बता देंगे। ओके, तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरे पास क्या है, खाली है एफ इंटू एस, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, यानी क्या गया, न्यूटन मीटर। क्या गया, बिल्कुल सही। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, है कि नहीं है। बट एक साइंटिस्ट आए जिनको ये बात देखकर हजम नहीं हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इनके बदले में हमारा नाम यूज करो। उस साइंटिस्ट का नाम था जूल। क्या नाम था, जूल, है ना, जूल नाम था, जूल, और इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो जूल इज द यूनिट फॉर द वर्क एंड ऑल्सो फॉर द एनर्जी। एनर्जी का भी यूनिट सेम है, एनर्जी का भी यूनिट सेम है, एंड दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई। सीजीएस क्या यूनिट है, सीजीएस यूनिट अगर बोलोगे तो वो आता है अर्ग। क्या आता है, अर्ग, ई आर जी, बोला नहीं, ई आर जी, सब स्मॉल में, ई आर जी। और इसी को बनाओगे तो आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर, यानी डाइन सेंटीमीटर और अर्ग दोनों सेम है, बोथ आर सेम। मोमेंटम किसका ये, अब इस मोमेंटम को अगर ध्यान से देखोगे तो पता है अच्छा आपको बताना भूल गए ना, वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क को हिंदी में कार्य बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वाले लिखते चले जाना। और जो एनर्जी बात कहते हैं ना, एनर्जी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, है ना, ऊर्जा। तो हिंदी वाले लोग बुक में नहीं मिलेगा तो ये सब नाम ढूंढना, आराम से मिल जाएगा, कार्य, ऊर्जा। मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ओके, क्या नाम है इसका, संवेग नाम है। अब गौर से सुना हो, सुनो, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई साइकिल है या कोई गाड़ी है, साइकिल या गाड़ी, किसी भी, कोई भी व्हीकल, किसी भी गाड़ी की अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वेलोसिटी या स्पीड देख रहे हो, यानी कि साइकिल या गाड़ी वो किस स्पीड से जा रही है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, बस में कितना बोझ लेकर जा रही है, या उस साइकिल या उस गाड़ी का कितना बोझ, कितना भार होगा, कितना वेट होगा, उसका कितना मास होगा, ये बात हम नहीं जान रहे, ये बात हम नहीं देख रहे। ओके, बात को समझो। वो कभी कभी रास्ते में देखना कि एक बहुत मोटा इंसान, बहुत भारी और मोटा इंसान, जब वो दौड़ के भागता है तो उस समय में पता है, उस मोटा इंसान जब दौड़ेगा ना तो हम लोग उसका स्पीड के साथ ना उसका वजन भी ध्यान देते हैं, नहीं। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल इंसान वो अगर दौड़ेगा ना तो खाली स्पीड देखते हैं, वहां देखते हैं, नहीं देखते हैं। यानी कहने का यही है, चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान अगर वो दौड़ता है, उसके पास स्पीड या वेलोसिटी है, तो क्या अपने वजन को लेकर ना दौड़ रहा है वो। हम लोग देखते कैसे हैं, हम लोग अगर मास को ध्यान रख रहे हैं और कभी कभी मास को ध्यान नहीं देते, अगर मास को ध्यान देते वक्त अगर वेलोसिटी को भी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आप स्पीड को सिर्फ देख रहे हो लेकिन स्पीड के साथ उसके वजन को भी ध्यान दोगे, तब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम का। किसका, मोमेंटम का। यानी जैसे मान लो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को मान लो हम खाली स्पीड देखें, ये आया, ये जूम करके चला गया, लेकिन हम सिर्फ स्पीड ना देखकर बल्कि इसका अपना मास भी देखें, कितना भारी है ये कितना भारी वजन को लेकर भाग रही है, जैसे नो, तो बात करेंगे कि इसके अंदर मोमेंटम है।
क्या ये? क्योंकि हमने दोनों बात का ध्यान दिया, इसका मास का भी और इसकी वेलोसिटी की भी, करेक्ट है। तो हम लोग बात करते हैं कि मोमेंटम इज नथिंग इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी है। ओके, दिस इज mv। क्या मिला ये? mv। ओके, मैं भी, है ना। मोमेंटम मतलब मैं भी हूं, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, इसलिए ये खुद बताता है कि मास को मत छोड़ो, अगर मास को छोड़ दोगे तो मोमेंटम नहीं बनेगा, है ना। तो मुझे भी ले लो mv विच इज मास इनटू वेलोसिटी। बोला नहीं, दिस इज द मोमेंटम, यहां संवेग कहते हैं। क्लियर? बस समझ में आया? तो आइंदा अगर आप किसी भी गाड़ी को रास्ते पे चलते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कि 40 की स्पीड से चल रहा है या 50 की स्पीड से चल रहा है, तो आपने सिर्फ स्पीड देखा या उसकी वेलोसिटी देखा तो ये स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगी। बट अगर आपने ये देखा कि वो गाड़ी कितना भारी होगा, गाड़ी का वजन कितना होगा, उसका मास अगर आपको पता है तो उसके मास के साथ उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी साथ में कर दो, तो बन जाता है उसका मोमेंटम। क्या बन जाता है ना। और इसी मोमेंटम के कारण से तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी प्रूव हुआ था, होगा इसी मोमेंटम के कारण से प्रूव होता है, चेंज इन मोमेंटम के कारण। कभी भी अगर आपको चेंज मिलेगा ना, ऐसा शब्द मिलेगा आपको चेंज इन, तो इस चेंज इन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, इसको डेल्टा से दिखाते हैं। चेंज इन मतलब होता है बदल रहा है वो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ जो भी चीज बदलती है ना उसको हमेशा डेल्टा से दिखाते हैं। बोला नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह पर मिल जाएगा ये सिंबल, जितना ज्यादा आप डीपली घुसते जाओगे हर जगह पर ये सिंबल मिलेगा। चेंज इन का मतलब ही होता है यहाँ पर डेल्टा, इस डेल्टा का मतलब होता है बदलाव आना, यानी पहले कैसा था और अभी कैसा है, यानी इनिशियल स्टेट कैसा था और फाइनल स्टेट कैसा है, दिस इज द चेंज इन। क्या ये? तो अगर आपसे कोई पूछेगा चेंज इन मोमेंटम, कुछ भी जोड़ देगा, हमने जोड़ा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब होगा कि मान लो कोई गाड़ी ए पॉइंट पर थी, वो गाड़ी अभी बी पॉइंट पर आ गई है, तो भाई गाड़ी अपना वजन लेकर ना आई होगी। ये गाड़ी जो है वो गाड़ी पहले यहाँ थी, ये गाड़ी चलते 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 यहाँ पर पहुंच गई है, तो अपनी वजन के साथ ना पहुंची होगी, जैसे नो, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा। वही बात हमको जानना है कि उसका मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो उसकी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, करेक्ट है, दोनों पे डिपेंड करती है। अब अगर आप लोग ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे तो गौर करो, समझना ध्यान से। एक गाड़ी है, मान लो यहां से आप गाड़ी, बाइक है आपके पास, बाइक से यहां पर आप अपनी बाइक अपने हाथों से चला करके आप घर तक पहुंचे, तो यहां पर जो बाइक का वजन था, क्या घर पहुंचने के बाद भी सेम वजन होगा कि चेंज होगा? बोलो आप लोग। सर बाइक का वजन चेंज कैसे होगा सर, ये सोच रहे हो ना? चेंज होगा, वजन घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बाइक को चलाने के लिए चाहिए पेट्रोल, फ्यूल। अब फ्यूल अगर जलेगा, हमने अभी भी पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम मूव कर रहे हैं मतलब हमने गाड़ी को दिया है एनर्जी, और एनर्जी कहीं तो खर्च हो रही होगी, पेट्रोल घट रहा होगा, टायर घिस रहा होगा, नहीं कैसा नो, टायर घिस रहा होगा। अब किसी ने मजाक की बात कह दी, बोलते नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, तो क्या सही है फिर बताइए? बोला हम एक जगह से दूसरे जगह पर हम गए और मेरी गाड़ी का वजन बढ़ गया। बोले कितना ट्रैवल किए थे? बोले 5 किलोमीटर। बोले ओके, कितना वजन बढ़ा? बोले लगभग लगभग 1.5-2 किलो। ऐसे कैसे हो गया? तो उसे पूछा, हम पूछे, ध्यान से पूछे, बोले श्योर हो? बोला हाँ श्योर हो। तो उसे और डिटेल निकालने की कोशिश किए, बताओ मुझे वो कब का समय? बोले सर आज से कई महीना पहले। बोला कौन सा महीना था? बोला सर महीना सर हमको ठीक से याद तो नहीं आया, हाँ सर दुर्गा पूजा के आसपास का टाइम था। बोला ओके, क्या उस दिन बारिश हो रही थी? बोला हाँ सर बारिश हो रहा सर, छाता भी लेकर गए थे, हमको याद है। बोला अच्छी बात है, ठीक है। तो बोले वजन कहाँ किए थे? बोले सर कांटा लगता है ना बड़ा जो ट्रक वजन होता है वहीं पर चढ़ा दिया था, वजन हो गया था। तो जाते समय आते समय दोनों वजन किए थे, दोनों में डिफरेंस मिल गया, बढ़ गया था वजन, ठीक है। बोला वाह। तो फिर पूछे हम, क्या जब बारिश हो रही थी तो आप किस किस जगह पर गए थे? जिस जिस जगह पर गए थे आपको रास्ता बहुत प्लेन मिला था या कच्ची सड़क भी मिली थी? बोले सर कच्ची सड़क भी मिली थी। क्या उस रास्ते पर कादा मिट्टी था? बोला हाँ सर था। क्या वो कादा मिट्टी आपके बाइक के टायर से लिपटा होगा? हाँ सर लिपटा होगा। आपके गाड़ी में पूरी तरीके से भर चुका होगा? बोला हाँ। अब गीला होगा तो पानी के साथ, अब पानी और मिट्टी का वजन ज्यादा होता है, तो अगर आपका कुछ वजन अगर बढ़ गया यानी वो मास किसी और चीज के कारण बढ़ा है, ओके, तो बुद्धि कम लगाओ, मास बढ़ गया, बस में ओके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ, बट ध्यान रखिए अगर ऐसा कोई भी मौसम नहीं है तो हमेशा आपका गाड़ी का वजन थोड़ा ना थोड़ा घटेगा, बात समझिए। कुछ लोग फिर अलग खोपड़ी का होंगे, नहीं सर हम गए सर पेट्रोल भरा के चले हैं वजन बढ़ गया। अरे भाई आपने डाला अलग से, मास भर दिया आपने, खाली पेट्रोल था फुल करके लेकर आए हो तो ऑफकोर्स मास बढ़ जाएगा,
है ना, फिर वही तो मास धीरे धीरे डिके भी करेगा, है कि नहीं है। तो बोले सर साइकिल में तो ऐसा नहीं होता, साइकिल में भी होता है, उसका टायर का घसना बहुत ही कम मात्रा का फर्क पता चलेगा, बट फिर भी पता चलेगा। जो टायर घिसती है ना, तो टायर घिसने से देखना धीरे धीरे आपका वजन घटता है। यहाँ पर की गाड़ी का जो पार्ट अगर जंग लग जाता है ना, तो जंग लगने से क्या होता है, उसका रस्ट पार्टिकल आपके मतलब बार बार साइकिल के चलने से गिरते हैं रास्ते में, उससे भी आपका वजन घटता है साइकिल का। इसका हाँ बिल्कुल, ब्रेक भी घिसता है, ऐसी कई सारी चीजें। ओके, पता चला। बस यही तो बात है कि यहां पर जब गाड़ी थी तो यहां पर इसका होगा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हम एम यू कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और यहां पर पहुंच गए तो एम भी कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी के साथ। ओके, और हम यहां पर मान रहे हैं, ध्यान रखना, ये आपको एडवांस आगे चलकर आपको जानने मिला कि मास में अंतर आया, बट बेसिक लेवल पर और अभी के लेवल पर अगर आपको कोई पूछेगा मास में चेंज आया, तो आप एज्यूम करोगे, मान लोगे कि मास का कोई बदलाव नहीं आया। यानी जो छोटा सा जो चेंज हो रहा है ना, हम कह रहे हैं नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड यानी कि उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। समझ में आया? कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कहेंगे दोनों मास सेम है, बात खत्म, दोनों मास सेम है कि नहीं है, वही बात है, मास सेम ही हुआ। तो हम लोग वही बोलेंगे, अगर हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम यानी इसको बोलेंगे डेल्टा। मोमेंटम का सिंबल हम लोग स्मॉल पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्मॉल पी, ऐसा इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एम वी माइनस एम यू। एम वी माइनस ये क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों में मास सेम है, मास को कॉमन निकाल दो, यानी आ गया वी माइनस यू, क्या आ गया, वी माइनस यू, करेक्ट। और दिस इज द मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम, ये मोमेंटम निकालने का तरीका है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना बदलाव आया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इनिशियल कितना था, उन दोनों को घटा दो। आप समझे, सिंपल सा बात है ना। एक स्केल है आपके पास में, देखो मान लो आपके पास कोई एक स्केल है, इस स्केल में लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7। आपकी गाड़ी यहां है, कहां पर, यहां पर गाड़ी है 2 नंबर स्केल पर। ओके, आप 2 से खिसकते खिसकते पहुंच गए 6 नंबर पे, कितना पहुंचे। तो किसी ने आपको पूछा चेंज इन स्केल, इन स्केल में कितना चेंज हुआ, तो क्या बोलोगे, पहले ये पता करना होगा शुरू कहां से की, और ये पता करना होगा कि खत्म कहां किया। तो जहां खत्म किया और जहां से शुरू किया, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। खत्म किया 6 पर और शुरू किया था 2 पर, यानी मूव कितना किया, 4। देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम मिला, यही है चेंज, इसी को बोलते हैं चेंज, यानी सिर्फ बीच का निकालना। ओके, तो चेंज इन का मतलब समझ आ गया आपको क्या हुआ, यानी कि ये फाइनल में से इनिशियल को घटाने से क्या होता है कि जितना हमने बदलाव हुआ है ना, सिर्फ उतना ही मिलेगा, यानी दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट निकालने के लिए हम लोग इस चेंज इन का यूज करते हैं, क्या रहेगा, क्लियर, बुझ जा रही है, पता नहीं कितना जा रहा है। ओके, अच्छा अब मुझे कौन बताएगा इसका यूनिट, जल्दी बोलो, इसका यूनिट कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताइए मुझे, इसका यूनिट कौन बताएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोई तो है तो बता रहा है, हाँ बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे, ऐसा चोल पे ना, बोला करो कम से कम। तुम्हारे पास क्या मिल गया मुझे, बोले क्या मिला, मोमेंटम विच इज डेल्टा पी, मोमेंटम, मोमेंटम इसी को हम लोग स्मॉल पी कहेंगे, डेल्टा पी मतलब चेंज इन। फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, ऐसा यूनिट क्या है, मास को मापेंगे किलोग्राम, वेलोसिटी को मापेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, वही यहां पर आएगा तो आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, आ गया इजी ना। कुछ लोग इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिखते हैं, दूसरा ऐसे लिखते हैं, न्यूटन न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब सर ये कौन सी बला है, ये कैसे आया, बोलोगे ना ये कैसे आया। अब ये भी फॉर्मूला सही लिखा हुआ, न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है, या फिर डाइन इंटू सेकेंड, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, क्यों आ सकता है दोनों ऐसा। अब गौर करो, सुनो ध्यान से, इस न्यूटन को तोड़ो तो वापस से, न्यूटन मतलब क्या होगा, फोर्स, क्या होगा, इस फोर्स के पास टोटल फॉर्मूला क्या क्या होगा, किलोग्राम होगा, न्यूटन को तोड़ रहे खाली, न्यूटन किलोग्राम होगा, उसके बाद क्या होगा, मीटर होगा, और क्या होगा, पर सेकंड स्क्वायर होगा, वो नहीं होगा, पर सेकंड स्क्वायर होगा, ऐसा सेकंड का स्क्वायर होगा, ऐसा ना। और गौर करो बगल में क्या मल्टीप्लाई में सेकंड लिखा हुआ है ना, जब बताओ सेकंड को काटेंगे तो एक तो नीचे बच जाएगा ना, और यही ऊपर क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेम आ रहा है ना। यानी बस किया क्या है कि मोमेंटम में फॉर्मूला को न्यूटन पर सेकंड में लिखने की कोशिश किया है। वो बोलता है कि अगर हम लोग फोर्स इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो भी मेरा मोमेंटम आ सकता है, क्या कम है, तो भी हमारा मोमेंटम आ सकता है। अब सर कैसे, फिर से सुनो ध्यान से, देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो, मास इंटू
करेक्ट था ना, बहुत बढ़िया। अब गौर से देखो, हम इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, वेलोसिटी बाई टाइम था ना, करेक्ट। ध्यान देखना, हम इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, लिख सकते हैं क्या? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, यानी m इंटू वी बचेगा, और टाइम इधर चला गया तो क्या बन गया, देखो तो, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही फोर्स इंटू टाइम भी मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझे? इसलिए दोनों ही यूनिट सही है। बुद्धिम क्या क्या कह रहे हैं, तो बोला नहीं है सबका, खाली इसे तो इसको डेराइव है, डेराइव नाम क्यों दिए, जितना भी हम लोग सीख रहे हैं वो डेराइव ही तो सीख रहे हैं, डेराइव के बहुत है, बहुत गिनती नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं जो जो आपके काम आएगा, जो जो आपके जिक्र करता है, जो जो 110% आपके, बस सभी का बुक्स में ये सारी चीजें, ओके। इसलिए न्यूटन इंटू सेकेंड या डाइन इंटू सेकेंड में लिखा जा सकता है। बुद्धिम क्या, मोमेंटम समझ में आया, ओके। अब मोमेंटम से मिलता जुलता एक और चीज है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। गौर करना, मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो नाम मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या नाम है इसका, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है, छोटा नाम है इसका, इसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है, छोटा नाम इसको बोलते हैं टॉर्क। हिंदी में मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते, बड़ा याद ही नहीं आ रहा मुझे, मोमेंट ऑफ फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ये तो पता है, हिंदी में भी इसको टॉर्क ही लिख देता है। कि जो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला था ना, वो था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या था, डिस्प्लेसमेंट है ये। टॉर्क जो आता है वो कहता है कि फोर्स तो मुझे चाहिए लेकिन मेरा काम डिस्टेंस से हो जाता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का जरूरत नहीं है, ये टॉर्क कहता है। क्या कहता है, टॉर्क कहता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू, बट ध्यान रखना, टॉर्क ज्यादातर ना आपको बोलेगा कि मुझे परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, बट परपेंडिकुलर फोर्स मतलब होता है लंबवत फोर्स चाहिए, यानी कि जिस भी चीज पर हम लग रहे होंगे उसको हमको ऐसे परपेंडिकुलर चाहिए फोर्स, ओके। तो यहां पर हम लोग जिक्र करेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर, बुझ गया। तो यहां पर जो टॉर्क है वो टॉर्क कुछ और नहीं है बल्कि फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू। अब सर कैसे, सर क्या हुआ सर, अब आपको समझाइए, हम सुनो ध्यान से, आपको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है फोर्स, आप लोग संग संग बैठाते चले जाना, ठीक है, कौन किसका नहीं है, बाकी आपको समझते चले आ रहे हैं। देखो मान लो ये एक डोर है, दरवाजा, क्या है, डोर या दरवाजा है, ओके। डोर अच्छा से बना दे, चलो अच्छा से बना दे डोर, इसके अंदर डोर बना रहे, ओके, ऐसा बना रहे, चौखट बना दिए थे, ये डोर बना दे रहे, ओके। दिस इज आवर डोर, और ये हमारे पास उसका हैंडल होता है ना, हैंडल होता है ना, ये बना दे, एक और बना दे, ऐसा ऐसा बना दे, ओके, ये तो समझ आ जाएगा, डोर लॉक, ओके। चले, अब यहां पर उसके पास होता है, यहां पर क्या होता है सर, कब्जा संधि, याद है, हाँ, वो हाइंग होता है ना, हाइंग ऐसे ऐसे चला करके ऐसे ऐसे लगा रहता है, तीन ठो नहीं लगा रहता है, चौखट के साथ दरवाजे में लगा रहता है, बोलो हाँ ना, लगता है ना, हाथ दरवाजे बोले में लगा रहता है, हाइंज ही तो है वो, हिंज है ना, ऑफ कोर्स। तो कभी गौर करना, अगर कोई दरवाजा बंद है, आप कभी भी जाकर ट्राई करना, अगर कोई भी दरवाजा बंद है, ठीक है, जैसे हम एक इमेजिन करते हैं समझाने बताने के लिए, ठीक है, कैसे ले, किसी चीज को तो लेना पड़ेगा एग्जाम्पल लेने के लिए बढ़िया सा, हाँ, जैसे मान लो, चलो बढ़िया चीज मिल गई, इसको मान लो चौखट फिलहाल के लिए, और ये मान लो दरवाजा है, ठीक है, ये ऐसे लगता है और ऐसे बंद होता है, ये होता है ना। अब गौर करना, जब दरवाजा हमारे पास मान लो कि खुला हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे खुला हुआ है, हमको अगर दरवाजा बंद करना है ऐसे, तो हम लोग कॉर्नर में ही क्यों टच करते हैं, हम बीच में तो टच कर सकते हैं, यस नो, करते हैं। या कभी कभी मान लो ऐसा होता है कि दरवाजा बंद होता है और मुझे खोलना पड़ता है, मुझे खोलना पड़ता है, तो खोलने के लिए भी जब हम लोग दरवाजे को धक्का देते हैं, तो उस धक्का देते वक्त में देखना, गौर करना, हम लोग दरवाजे के कॉर्नर यानी हैंडल पर देते हैं, और हैंडल कॉर्नर में क्यों लगा जाता, बीच में क्यों नहीं लगा देता, हाँ, दरवाजे जो हैंडल है वो हैंडल के बीच में लगा देता, बीचों बीच लगा देता है कि नहीं है। ये जो हम लोग हैंडल का यूज कर रहे हैं, ये हैंडल बीच में क्यों नहीं है, ये हैंडल जहां पर, ये जो जहां पर हैंग जॉइंट लगा हुआ है, यहां पर क्यों नहीं है। तो हमेशा देखना, हम लोग जो फोर्स है ना, ये जो पुलिंग को यहां लगाते हैं, किनारे पर लगाते हैं, यहां पर नहीं। अब गौर करना, सुनना ध्यान से जो कह रहे हैं हम, टॉर्क यहीं पर है बीच में, कैसे समझो, इस दरवाजा को खोलने के लिए ना हम लोग टॉर्क का यूज करते हैं, या फिर इस दरवाजे को बंद करने के लिए भी हम लोग टॉर्क का यूज करते हैं। आप घर में जाना, अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाना, और ये ट्रायल जरूर से जरूर करना, और किसी और को भी करना, और उसको ये साइन समझाना, उसको चैलेंज देना, बोला आपको एक उंगली से दरवाजे को खोलना है धक्का देके, या बंद करना है धक्का देके बड़ी उंगली,
लेकिन वो उंगली हम बताएंगे लगाना कहाँ है, रखना कहाँ है। आप उंगली यहां नहीं रख सकते हो, आप बोले उंगली यहां रखाओ, समझ रहा है, एकदम जितना साइड हो सकता है उतना, जितना हैंडल इधर है ना एकदम सेम टू सेम दरवाजे का इस साइड जहां कब्जा संधि वो वहां पर रखना, बोला यहां रखिए हाथ एक उंगली, है ना। अब देख लेना पहलवान निकल के भाई तो धक्का मार देगा वो, फोर्स ज्यादा हुआ तो, बट यहां पर उसको जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, इसलिए अपने बराबर वाले लोगों से बात करना, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होंगे भी कि कब्जा संधि में तेल उल डाल के रखे होंगे और बहुत स्मूथ रहा होगा, है ना, तो लेकिन खैर आप बता देना, और नहीं होगा तो नीचे में कुछ ना कुछ पेपर ऊपर लगा देना कि थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाए, और बोल देना कि यहाँ देखो यहाँ से तो हाथ लगेगा तो वो फ्रिक्शन तुरंत हट जाएगा, बट वहां पर वही फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करेगा। तो मान लो कि छोटा मोटा कुछ चीज यहाँ पर आप लगा देना कागज वागज, ठीक है, बोले यही चैलेंज है, एक उंगली से करना है और ऐसे करो तुरंत हट जाएगा, बोले कागज को हटाने तो है एक उंगली से आराम से हटा लेंगे कोई भी चैलेंज, लेकिन आप बोले उंगली यहाँ रख के हटाना, और उसको बोला करने के लिए यही काम उसको करना पहाड़ लगेगा एक उंगली से, उसको इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दरवाजा कैसा है, दरवाजे के परपेंडिकुलर, है ना, एंगल बढ़ाओगे तो और कम फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं हमेशा दरवाजे पर, ये सुनो। अभी कभी गौर करना, जब भी ये जो कब्जा संधि होता है लाइक ऑफ दिस आ गया, हाँ, ये हमेशा आपको लगेगा वो कि इस तरह से खुलेगा, है ना, ऐसा खुलेगा, खुलेगा, जैसे नो ऐसे खुलता है ना ये, तो जो ये ऐसा खुलता है आप अगर गौर करोगे इसमें तो आपको 90 डिग्री का ही मिलेगा, इसमें मिलेगा। दरवाजा को देखो ध्यान से, जहां बंद हो रहा है वहां से वो 90 डिग्री ना घुमाई हो, 90 ना घूमता है, बिल्कुल सही। तो ये जो 90 डिग्री जो घूम रही है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, इसका यानी इस जगह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। और इसी के बारे में हम लोग टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को कवर किया गया है और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाए हैं वहां पर टॉर्क का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है, टॉर्क का जन्म। तो टॉर्क कुछ नहीं है, एक दरवाजे को खोलना और लगाना हम लोग टॉर्क बोल सकते हैं। इस दरवाजे का हैंडल यहाँ है, बट यहाँ हाथ इसको ऐसे उंगली देकर नहीं खोलना है, बल्कि वहां देकर खोलो, आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बात समझे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे ना बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा, समझे, तब जाके होगा। लेकिन वही देखो ध्यान समझे, देखो वही हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस वहां एक्सेल वहां है, पॉइंट वहां जहां से घूम रही है, वहां से डिस्टेंस कितना दूर किया, इतना, जैसे ही इतना दूर डिस्टेंस हमने लगाया तो यही फोर्स हमारा हल्का हो गया, क्या हो गया। और इस बात को समझो, आप लोग सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी ये वाला कल चलाए होंगे, ये वाला कल होता नहीं, क्या नाम है इसका, चपाकल, ऐसा नाम है ना चपाकल, ऐसे ये चलाए हो ना, ऐसा ना। कभी भी आपने कभी भी आपने ये सोचने की कोशिश की कि ये जो इतना बड़ा जो हैंडल है, इतना बड़ा हैंडल क्यों रखता है, क्यों नहीं हम ये हैंडल यहां पर ही आप लोग हाथ क्यों रखते हो, आप जाकर के यहां पर हाथ रख के चला के दिखाओ तो, या धीरे धीरे ऊपर रखते जाओ तो हाथ, देखो आपको फोर्स अप्लाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और वही आपने अगर यहां हाथ रख देना बाबू तो यहां से आप निकाल ही नहीं पाओगे पानी, समझे, जैसे नो यहां पर भी टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना ज्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स उतना कम होता चला जाता है, बात समझे क्या करें, यही कारण है, बात समझे। हम और भी कई तरीके से आपको समझा सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास से अगर हम आपको ये कहें, देखो ध्यान से कैसे 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 कहें, इसके ऊपर हम कुछ लगा दें या लटका दें, ठीक है, कुछ तो हम काम करें, सपोज कुछ भी ऐसा हो, जैसे कुछ भी ऐसा भारी चीज होता, सामान होता, और पता है गौर करना, अगर हम इसको उठाना पड़ता ना, इसी चीज को धीरे वजन बढ़ाते हम, या फिर किसी बैग को टांग देते हम, और बैग को टांगने के बाद अगर यहां से उठाएंगे ना हमारे लिए उठाना आसान है, उठाना, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसके बाद से देखो देख लो, उसके बाद से यही फोर्स मेरे लिए बढ़ गया है, वो भी उल्टा काम कर रहे हैं, समझे, अभी उल्टा काम कर रहे हैं, वो इसको उठाना है, वही मेरे लिए हमको लगेगा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए, और वही अगर यहाँ काम करेंगे तो तुरंत उड़ जाएगा, समझे क्या करें, बस यही फर्क है, दिस इज द टॉर्क, क्या ये, तो टॉर्क, तो टॉर्क बस क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस इज टॉर्क। टॉर्क को हम लोग लैटिन शब्द एक नाम है जिसका नाम है टाउ, क्या नाम है, टाउ नाम है, टाउ, टाउ का कैसा सिंबल, आपको सिंबल दिखा दे रहे हैं ऐसा, ठीक है, लिख रहे एकदम स्टाइल से टी है एकदम, टाउ, दिस इज द लैटिन वर्ड, टाउ नाम है इसका, टाउ, क्या नाम है, टाउ, टाउ, ओके, तो यही है टाउ टॉर्क, और यही टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, बोला नहीं, तुम क्या कैसा हो। अब आप लगता है कि इसका यूनिट बताना पड़ेगा अलग से, अब आराम से लिख लोगे, है ना, न्यूटन मीटर सेम ही आ रहा है जो वर्क का था, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूटन मीटर होकर के इसको हमारे जूल घोषित कर देना, है ना, ऐसा नहीं करना,
न्यूटन मीटर खाली बोलना, न्यूटन मीटर। पावर, सर पावर क्या? पावर वही वर्क बाय टाइम, वर्क बाय P फॉर पावर, P फॉर पावर, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। ओके, क्या हुआ? अभी छुट्टी चाहिए? अभी कोई छुट्टी नहीं, पढ़ो थोड़ा सा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क बाय टाइम। पावर मतलब तो शक्ति, इसको क्या कहते हैं लोग? शक्ति कहते हैं, शक्ति। मेरे पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कैसे पता करोगे? इस हिसाब से पता करेंगे कि कितने कम समय में हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, कैसे ना? यानी कि कितने कम समय में, मतलब जितना कम समय हो और कम समय में ज्यादा काम कर लेंगे, मतलब मेरे पास ताकत ज्यादा है, मेरे पास पावर ज्यादा है। बात समझे? किसी पास बोलेंगे शक्ति है, पावर है, तो उसको दिखाने का एक ही तरीका, एक ही जरिया है, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। उसको काम दो, बोलो ये काम आम इंसान, ठीक है, 5 मिनट में करता है, आप यही काम को 1 मिनट में करके दिखा दो, या 5 मिनट से कम में करके दिखा दो। अगर वो कर पा रहा है तो समझ जाना कि ठीक है, या फिर उसी 5 मिनट में ऐसा ऐसा 2 काम कर दिखाएगा वो, तो समझ जाना उसके पास पावर ज्यादा है ना? तो बस, यानी कि पावर इज नथिंग, जस्ट डूइंग वर्क विद इन द टाइम, है ना? काम करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं या शक्ति कहते हैं। ओके, और पावर का यूनिट जो होता है ना, वर्ग ना, पावर का जो यूनिट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वाट। क्या कहते हैं? वाट, साइंटिस्ट का नाम पर वाट कहते हैं। अनलेस हम लोग इसकी जगह पर एक और भी नाम ले सकते हैं, जैसे वर्क को हम लोग कहा था जूल, जूल पर सेकंड, ये भी कह सकते हैं। इसका सीजीएस मत पूछना अभी, ठीक है? सीजीएस में आप खाली ये लिख सकते हो, अर्ग पर सेकंड लिख सकते हो खाली, बस। वाट का मत पूछना अभी, वो वाला अभी है ही नहीं आप लोगों को। ओके, अर्ग पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट फॉर द पावर। अब हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बता रहे हैं, हो गया हमारे पास ये यूनिट का। अब हम लोग कुछ खास बातें ऐसी बता रहे हैं आपको, जो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम लोग जनरली बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो है यूनिट लिखते वक्त। यूनिट लिखते वक्त हम लोगों को किन बातों का ध्यान देना है, वो आपको विशेष रूप से देखिए। ओके, अब समझो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे हमने आपको कहा फोर्स, क्या कहा? या हमने कहा वर्क या एनर्जी, वर्क या, अब देखो एग्जांपल देखना ध्यान से। फोर्स का हमने जो लेटेस्ट यूनिट बताया था, वो बताया था न्यूटन। क्या बताया था? कई लोग गलती क्या करते हैं वो समझो। कई लोग हम बोलेंगे कि फोर्स का यूनिट लिखो पूरी फुल फॉर्म में। क्या लिखो? फुल फॉर्म में। तो कई लोग देखना फोर्स का यूनिट फुल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, जो गलत है। गलत है, जैसे हम तो ऐसा लिखे हैं। गलत क्यों है? क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम पता चल रहा है फोर्स में। फर्क क्या है? फर्क है इसका कैपिटल लेटर पहला वाला। अगर कभी भी आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो तो उसके पहला अक्षर वो कैपिटल लेटर होगा, ये रिप्रेजेंट करेगी कि वो साइंटिस्ट का ही नाम है। लेकिन अगर आप एक्चुअली उस साइंटिस्ट का नाम नहीं बल्कि यूनिट लिख रहे हो तो ये कभी भी कैपिटल नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा। समझे? तो ध्यान रखना, अगर साइंटिस्ट का नाम ही यूनिट बन गया हो तो यूनिट ऑलवेज फुल फॉर्म में, यानी कि कैपिटल लेटर नहीं होकर के स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। बुझ गया? तो स्मॉल लेटर में हमेशा फुल फॉर्म लिखोगे, कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे। अगर आप लिखते हो तो गड़बड़ हो। जैसे ये वर्क एनर्जी का लिख दिया यूनिट, तो आप ऐसे लिख दिए, इकट गया। समझे? याद करो, हमने भी इसको छोटा में लिख दिया, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है ये यूनिट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट कैसे लिखोगे? स्मॉल लेटर में। ये सही है। ओके, ये न्यूटन सही है। और अगर आपको सिंबल लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम का सिंबल कैपिटल होता है। जैसे इसी को हम लोग सिंबल में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा कैपिटल एन, कैपिटल एन, स्मॉल नहीं लिख सकते हैं। और इसको भी लिखना पड़ेगा कैपिटल जे, स्मॉल नहीं लिख सकते हैं। बुझ में गया? तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि पहला लेटर स्मॉल होने से, ठीक है, और कैपिटल होने से फर्क पड़ता है। अगर पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल है, मतलब वो साइंटिस्ट का नेम है। लेकिन सारा लेटर स्मॉल है तो वो 110% वो यूनिट है। बट ये किसका यूनिट है? पावर का। किसका? ये देखो ध्यान से, हमने ये छोटा डब्ल्यू लिखा है, बड़ा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये साइंटिस्ट का नाम है, जो कि सरासर गलत है। बात समझे? तो आपको छोटा ऐसे लिखना पड़ेगा। व्हाट बता गई कि हम लोग कई बार गलतियां करते हैं। कैसे गलती करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। देखो, जैसे फोर्स का जनरल यूनिट क्या था? किलोग्राम, मीटर, था ना? और क्या था? पर सेकंड स्क्वायर, था कि नहीं था? तो कई बार देखना कि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं स्लैश दे करके। इसका भी मतलब है किलोग्राम बटा पर सेकंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। बट ये हम लोग को सिखाया गया है कि एज अ साइंटिफिकली लिखा जाए आपको,
तो साइंटिफिकली तरीका ये नहीं है। साइंटिफिकली तरीका ये है कि आप लिखो किलोग्राम, डॉट का यूज करो, डॉट का यूज करो, मीटर का यूज करो, फिर डॉट का यूज करो और सेकंड के ऊपर -2 पावर दो। ये साइंटिफिकली लिखने का तरीका है। और समझो, जैसे अभी हमने आपके लिए टॉर्क का बात किया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? तो न्यूटन मीटर कह सकते हैं। जब न्यूटन मीटर लिख रहे हैं तो उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान रहे। अगर हम लोग न्यूटन मीटर का यूज कर रहे हैं तो इस न्यूटन मीटर में जो डॉट का यूज कर सकते हैं बीच में, या फिर इसके जगह पर हम लोग न्यूटन गुना का साइन देकर मीटर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, या फिर सुना ध्यान से, न्यूटन लिखकर थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा जगह छोड़कर मीटर लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। बस समझिए। लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम लोग ऐसा हरकत करते हैं कि न्यूटन मीटर को तो ऐसे सटाकर घुसा कर लिख देते हैं, तो ये गलत है। आप ऐसा कभी मत लिखो। तो ऐसी गलतियों से बचने के कारण से आप बीच में डॉट का यूज या क्रॉस का यूज जरूर करो, अनलेस आपको स्पेस देकर लिखना पड़ेगा, तो ये ज्यादातर गलती हो जाएगा। और डॉट देना बहुत साधारण सा है, तो हम सबसे ज्यादा प्रेफर तो इसको करते हैं। ओके, विशेष एक और खास बात, कभी भी यूनिट को अगर हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, डोंट यूज द डॉट। क्या मतलब हुआ? समझो, अगर आप हमेशा ऐसी गलती करते हो, वही समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपके लिए सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है? सेंटी। हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर को छोटा करके लिखते हैं। क्या करते हैं? छोटा करके। तो करते क्या है ना, सेंटी, सी डॉट एम डॉट ऐसे लिखते हैं, नहीं लिख सकते। इसका मतलब हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, सीएम के पास पहुंच गए आप, समझे? ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो एक्चुअल तरीका क्या है? मतलब अगर कोई भी अगर ऐसा लिखता है ना बाबू, तो ये चीज गलत है। आप डॉट यहां नहीं दे सकते हो। इसका देने का मतलब हो गया कि उस सी बीच में डॉट आ गया ना, मतलब सी कुछ और ही है वो। यहां पर कुछ लोग कूलम इंटू मीटर भी बोल देंगे, कूलम चार्ज का यूनिट पहुंच जाएगा। तो सेंटीमीटर को कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं। एक और तरीके से लिखते हैं सेंटीमीटर, वो भी दिखा रहे हैं आपको। सेंटीमीटर को ऐसा लिखते हैं, ऐसे सीएम डॉट लिखते हैं। तो ये क्या था भाई साहब? बोले सेंटीमीटर को हमने छोटा लिखा, शॉर्ट फॉर्म, इसलिए सीएम डॉट लगा दिया। नहीं लिख सकते ऐसा, ये भी तरीका रॉन्ग है। तो सर कैसा लिखे फिर? बिना डॉट लगाए। क्योंकि किसी भी यूनिट को अगर आप छोटा करके लिख रहे हो तो आप इसमें डॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी सिंपल सी और एम लिखेंगे, काम खत्म। दोनों देखो, दोनों छोटा छोटा लिख दिया, सीएम, काम खत्म। ओके, बस में एक से ज्यादा जब यूनिट होता है ना, तब जाकर बीच में डॉट लगाते हैं। जैसे देखो यहां लिखा न्यूटन मीटर, डायन सेंटीमीटर, तब ऐसा करेंगे। जैसे मान लो हम यहां लिखेंगे डायन सेंटीमीटर, तो डायन हमने लिखा और हमने उसके बाद में क्या किया कि स्पेस देकर सेंटीमीटर डॉट लगाते हो, गलत हो गया। यहां डॉट नहीं लगाना है, या तो स्पेस देकर छोड़ दो, नहीं तो यहां डॉट देकर छोड़ दो। अब ये सही है, बुद्धि में गया? तो कई बार हम लोग यूनिट तो लिखते हैं लेकिन सही तरीका पता नहीं होता, डॉट का यूज कहां करें, बुद्धि में गया? और हर बार सिंबल दोगे तो हर बार कैपिटल में हो, जरूरी नहीं है। जैसे आया था मीटर, क्या आया था? मीटर। अब मीटर को उठा के आप कैपिटल एम से डिनोट करो, गलत हो जाएगा। कैपिटल एम से डिनोट नहीं कर सकते आप। मीटर को हम लोग ऐसा फुल फॉर्म लिखते हैं और छोटा एम ही लिखते हैं, सिंपल। अब मीटर को भी हम लोग ऐसे लिखकर डॉट नहीं लगा सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ सही है, यानी कि सिर्फ मीटर लिखो, जस्ट मीटर लिखो स्मॉल एम से, बस हो गया। तुम जा रहे क्या करें? सारी वो गलतियां हैं, वो एरर है जो साइंस के फील्ड में नहीं होना चाहिए। और ये बारीक गलतियां जल्दी कोई नहीं बताता, समझाता है, बुझ गया? ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखोगे, बोलना नहीं। जैसे एक के पास क्या था ना, ऐसा था, देखो किसी के पास था 10 का पावर 3 मीटर, 3 मीटर, और बोला इसके ऊपर क्यूब लगा दो, इसके ऊपर क्यूब लगा दो। तो इसने क्या किया, 10 की पावर 3 का क्यूब लगाया, तो यहां लिख दिया 9 और यहां लिख दिया मीटर क्यूब। ये गलत हो गया, क्योंकि यहां नंबर का क्यूब हो रहा था, ये तो किसी डिस्टेंस का मीटर लिखा हुआ था। यहां क्यूबिंग करने का नजरिया नंबर को था, ना कि यूनिट को। अगर वहां पर कुछ लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता, नंबर की जगह पर किसी और को इंडिकेट करते, तब जाकर मीटर का क्यूब लगा सकते थे। बट सिर्फ वैल्यू के चक्कर में कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो नहीं करना। इसका एक्चुअल आंसर होगा खाली 10 का पावर 9 मीटर। ओके, समझ में आ रहा क्या करें? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें।